नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्पेशल नॉवेल्स में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आप हमें अपनी कहानी जारी रखने के लिए समर्थन देना चाहते हैं तो आप केवल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हाइप करें। अगर आपको नहीं पता कि हाइप क्या होता है तो हम बता दें, कमेंट सेक्शन को स्लाइड करने पर हाइप का विकल्प मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें, धन्यवाद। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अध्याय 611, जीवन, मृत्यु और जीत का फैसला करने वाली लड़ाई। रक्त भेड़िया की बात करें तो यह आन्या सिंघानिया के दादाजी का उपनाम है, जो सिंघानिया ग्रुप के संस्थापक भी हैं। प्रताप राठौर और अन्य लोग नहीं जानते थे कि रक्त भेड़िया का क्या मतलब है, लेकिन राठौर परिवार के बड़े साहब इस पुराने दोस्त से बहुत परिचित थे। एक समय था जब वे भी एक साथ लड़े थे। व्यापार की दुनिया में और युद्ध के मैदान में उनके रास्ते एक दूसरे से टकराए थे, क्योंकि वे दोनों एक ही पीढ़ी के थे और उस युग के चमकदार सितारे थे। बड़े साहब ने एक बार सेना में सेवा की थी, जो रक्त भेड़िया के साथ लड़ने का मूल कारण था। रक्त भेड़िया भारत के सैन्य और राजनीतिक हलकों में एक प्रमुख हस्ती थे और बड़े साहब के मन में रक्त भेड़िया एक कठोर व्यक्ति की उपाधि के हकदार थे। हालांकि अब जब सिंघानिया ग्रुप राठौर परिवार के खिलाफ जाना चाहता था तो वह ज्यादा परवाह नहीं करेंगे। उनकी सोच में राठौर परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करना बस मौत को दावत देना था। रक्त भेड़िया की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी, फिर भी बड़े साहब ने इसे कम आंका। इसका कारण ये था कि बड़े साहब एक माहिर थे, एक ऐसी स्थिति जिसने उन्हें बाकी सब कुछ नज़रअंदाज करने पर मजबूर कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या रक्त भेड़िया सामने आएगा, भले ही वह आ जाए, मुझे डरने की क्या जरूरत है। बड़े साहब ने लापरवाही से सोचा और कहा, चाहे कोई भी हस्तक्षेप करे, मुझे उन्हें ये बताना होगा कि राठौर परिवार के बड़े साहब की प्रतिष्ठा केवल नाम पुकारने जितनी सरल नहीं है। उनका इरादा था कि वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी दुश्मन को लोहे के मुंह जैसी रणनीति से हल करेंगे और फिर उत्तर भारत में राठौर परिवार की अकाट्य संपत्ति को मजबूत करेंगे। तुम लोग पीछे हटो, मुझे एक कॉल करना है, बड़े साहब ने प्रताप राठौर और अन्य 3 लोगों से कहा। जी। तीनों के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, जैसे आज्ञाकारी बच्चे। बड़े साहब ने फौलाद जी का नंबर मिलाया। ओह, मैं सोच रहा था कि आज सुबह मैंने कौवे की आवाज़ क्यों सुनी। पता चला कि एक पुराना दोस्त मुझे कॉल कर रहा है। फौलाद जी ने कॉल उठाते ही कहा, तुम कई सालों से एक फुर्सत वाले व्यक्ति रहे हो, अब मुझे कॉल करने का समय कैसे मिल गया। फौलाद जी इस कॉल का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि बड़े साहब के उन्हें आगाह करने का समय निकट आ रहा है। वह ये भी जानते थे कि बड़े साहब उन्हें किस उद्देश्य से ढूंढ रहे हैं। बेशक सतह पर उन्होंने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कौन सा मौसम है, ये कौवे कहाँ हैं, मुझे एक ढूंढ कर दिखाओ, बड़े साहब ने लापरवाही से कहा। तुम बूढ़े लोमड़ी, मेरे साथ अनजान बनने का नाटक मत करो। मैं शायद ही कभी सांसारिक मामलों के बारे में पूछता हूँ, लेकिन तुम अलग हो, तो चलो सीधे बात करते हैं। तुमने मेरे उद्देश्य का अनुमान तो लगा ही लिया होगा। तुम राठौर परिवार के स्तंभ हो, उत्तर भारत की एक महान हस्ती। कौवों की बात मत करो, राठौर परिवार तो ड्रैगन का मांस भी पाने का कोई तरीका ढूंढ सकता है। ऐसी चीजें हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो राठौर परिवार नहीं कर सकता। फौलाद जी ने छेड़ना जारी रखा, ये कहते हुए कि राठौर परिवार का अहंकार आम बात थी और बड़े साहब के बिना आज का राठौर परिवार नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, जहां तक तुम्हारे इरादों का सवाल है, मुझे क्यों अनुमान लगाना चाहिए। मैं व्यस्त हूं और राठौर परिवार के मामलों का प्रबंधन करने की फुर्सत नहीं है। बड़े साहब समझ गए कि फौलाद जी नासमझ होने का नाटक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने घुमा फिराकर बात नहीं की और सीधे कहा, राजनीति ने हमारे साथ सभी संबंध और बातचीत तोड़ दी है। ये तुम्हारे स्तर के किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप होना चाहिए, है ना? ऐसा क्यों किया, मुझे सीधा जवाब दो। मुझे यह मत बताना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, छिपाना बंद करो और सब कुछ समझाओ। राजनीति ने 5 महान परिवारों के साथ एक रेखा खींच दी है। इसके पीछे के कारण तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। फौलाद जी ने सीधे सीधे कहा, तुम क्या करना चाहते हो, साफ साफ बोलो, बेकार की बातों में समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो मैं खुलकर बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करो। मैं सिंघानिया ग्रुप को एक चुनौती पत्र जारी करूंगा, मौत तक की लड़ाई, जीत या हार का फैसला करने के लिए। अगर मैं जीत गया तो सिंघानिया ग्रुप का मालिक बदल जाएगा और वह राठौर परिवार की संपत्ति बन जाएगा। अगर सिंघानिया ग्रुप जीत गया तो राठौर परिवार की सारी संपत्ति सिंघानिया ग्रुप को सौंप दी जाएगी। बड़े साहब ने सीधे सीधे कहा, और उस वीर के लिए मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वह कौन है या उसका बैकग्राउंड क्या है। इस उत्तर भारत के क्षेत्र में राठौर परिवार का विरोध करने की हिम्मत करने का मतलब मरने के लिए तैयार रहना है। बड़े साहब एक माहिर होने के भरोसे वीर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। वास्तव में उनकी ताकत और हैसियत बहुत ऊंची थी और जिन्हें वह जानते थे वे सभी प्रसिद्ध लोग थे। वह वीर के बारे में कैसे जान सकते थे? अगर बात संहारक की आती तो बड़े साहब शायद शेखी बघाड़ने की हिम्मत भी नहीं करते।
चुनौती पत्र, जिसे व्यापारिक चुनौती पत्र भी कहा जाता है, व्यापार जगत में प्रतिस्पर्धी तरीकों में से एक है और संघर्षों को हल करने का सबसे प्रभावी और शक्तिशाली तरीका भी है। संघर्षों वाली कंपनियां इस पद्धति को चुन सकती हैं ताकि पारस्परिक रूप से हानिकारक परिणामों से बचा जा सके। एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वे लड़ सकते हैं या लड़ने के लिए किसी को भेज सकते हैं। विजयी पक्ष को इमेंस लाभ मिलेगा, पराजित पक्ष को स्वाभाविक रूप से भारी नुकसान होगा। बड़े साहब अपनी शक्ति पर भरोसा करके दमन कर रहे हैं और सिंघानिया ग्रुप को निर्णायक रूप से दबाना चाहते हैं। तुम सिंघानिया ग्रुप को एक चुनौती पत्र दे रहे हो और वीर का नाम लेकर उसे बाहर आने के लिए कह रहे हो। फौलाद जी ने धैर्यपूर्वक पूछा, क्या ये संभव नहीं है? बड़े साहब खुद से बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे थे। तुम, एक प्रतिष्ठित माहिर, इस तरह छोटे लोगों को धमका रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी शर्म है? फौलाद जी ने एक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। वह निश्चित रूप से बड़े साहब को यह नहीं बताएंगे कि वीर ही संहारक है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो बड़े साहब शायद डर से मर जाएंगे। वह किसी भी तरह से वीर को चुनौती नहीं देंगे। वह केवल ये कह सकते थे कि बड़े साहब छोटे को धमका रहे हैं, और यह सिंघानिया ग्रुप के प्रति कमजोरी दिखाने की एक रणनीति मानी जाती थी, जिससे बड़े साहब और भी अहंकारी हो जाएंगे। अगर वह आसानी से सहमत हो जाते तो इससे बड़े साहब को संदेह हो सकता था, इसलिए वह केवल सूक्ष्म रूप से बड़े साहब का मार्गदर्शन कर सकते थे। इस प्रकार चुनौती पत्र के मुद्दे को अंतिम रूप दे सकते थे। मैं कौन हूँ? मैं एक प्रतिष्ठित माहिर हूँ। सिंघानिया ग्रुप खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है, मेरे राठौर परिवार को नाराज करना चाहता है। ये तो आत्मविनाश है। वीर बस एक छोटा मोटा इंसान रिश्ता करने की हिम्मत करता है, सच में मौत को दावत दे रहा है। चाहे वो सिंघानिया ग्रुप हो या वीर, राठौर परिवार का विरोध करने की हिम्मत रखने का मतलब विनाश के लिए तैयार रहना है। मुझे उकसाने का मतलब मौत है। माहिरों का अपमान नहीं किया जा सकता, जो अपमान करेगा वो मरेगा। ये कुछ शब्द कहने जितना आसान नहीं है। बड़े साहब ने आक्रामक और बेलगाम होकर बात की। क्या तुमने अच्छी तरह से विचार कर लिया है? क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? फौलाद जी ने गंभीरता से पूछा। निश्चिंत रहो, मैं रक्त भेड़िया को थोड़ी इज्जत दूंगा, सिंघानिया ग्रुप को व्यापार जगत से हटाने नहीं दूंगा, बड़े साहब ने आत्मविश्वास से वादा किया। ठीक है, जब तुमने जोर दिया है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हालांकि मैं मध्यस्थ नहीं बनूंगा, मैं किसी को नियुक्त करूंगा। फौलाद जी ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, अदिति चौहान दोनों हैसियत और बैकग्राउंड में इस मध्यस्थ होने के योग्य है। ठीक है, 3 दिन बाद मैं अरावली की पहाड़ी पर मिलूंगा। इस तरह यह मेरी जगह पर होगा। जीवन और मृत्यु, जीत या हार का फैसला करने के लिए एक लड़ाई। बड़े साहब ने अहंकार से कॉल समाप्त कर दिया। वास्तव में फौलाद जी ने बड़े साहब के लिए सावधानीपूर्वक एक जाल बिछाया था। बड़े साहब बस बिना एहसास के उसमें कूद गए, इसलिए नहीं कि वह सतर्क नहीं थे, बल्कि इसलिए कि वह बहुत अहंकारी थे, वीर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। अध्याय 612, दफा हो जाओ। राठौर परिवार के बड़े साहब ने हाथ हिलाया और प्रताप राठौर और अन्य 2 लोग तेजी से उनके पास चले गए। बड़े साहब, तीनों ने उम्मीद से कहा, सब कुछ तय हो गया है। 3 दिनों में यहीं पर हम सिंघानिया ग्रुप का सामना करेंगे, एक मुकाबले में जो जीवन और मृत्यु, सम्मान और अपमान का फैसला करेगा। बड़े साहब ने हल्के से कहा, सिंघानिया ग्रुप को एक चुनौती पत्र भेजो और वीर से कहो कि वह अपनी गर्दन साफ कर ले और अपनी मौत का इंतजार करे। जैसा आपका आदेश, बड़े साहब। प्रताप राठौर और अन्य 2 लोग बहुत खुश थे। वे एक बात गहराई से समझते थे, जब भी बड़े साहब कार्रवाई करते थे, कोई भी मुश्किल समस्या आसानी से हल हो सकती थी। खुशी से भरे हुए प्रताप राठौर और अन्य 2 लोगों ने बड़े साहब से विदा ली और अपने काम को पूरा करने के लिए चले गए। बड़े साहब को यह नहीं पता था कि इस बार उनकी किस्मत में दीवार से टकराना लिखा था। उन्होंने सोचा कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि फौलाद जी की योजना उन्हें एक जानलेवा स्थिति में डालने के लिए काफ़ी थी, और यहाँ तक कि राठौर परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ेगा, एक आपदा का सामना करना पड़ेगा। वह दिन दूर नहीं था। बड़े साहब ने आत्मविश्वास से सोचा कि एक बार सिंघानिया ग्रुप खत्म हो गया तो उत्तर भारत के सबसे अमीर के रूप में राठौर परिवार का दर्जा काफ़ी बढ़ जाएगा। इस लाभ को हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। राठौर परिवार के एहसान पर निर्भर रहना ही उनके जीवित रहने का तरीका था, खासकर इस समय जब माथुर परिवार और सूर्यवंशी परिवार को गंभीर नुकसान हो रहा था। दोनों किसी से भी ज्यादा जानते थे कि बड़े साहब पर निर्भर रहने से उनकी जान बच जाएगी। इसलिए एक बार यह चुनौती पत्र जारी हो गया तो ये राठौर परिवार और सिंघानिया ग्रुप के बीच का मामला होगा। बड़े साहब ने हार की संभावना पर कभी विचार नहीं किया। उनका एकमात्र विचार उन सभी को खत्म करना था जो राठौर परिवार का विरोध करने की हिम्मत करते थे और राठौर परिवार की स्थिति को मजबूत करना था।
जहां तक फौलाद जी का सवाल है, फोन काटने के बाद वह ठंड से हंसे और कहा, राठौर परिवार के बड़े साहब, तुम हमेशा से अहंकारी और कानूनविहीन रहे हो। इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास संहारक के सामने अहंकारी होने के लिए और कौन सी रणनीति है। ये चुनौती पत्र मुझे सभी लाभ और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और मैं संहारक को और देख सकता हूं। इसके अतिरिक्त मैं विशेष रूप से यह उम्मीद कर रहा हूं कि क्या बड़े साहब जीवित रह सकते हैं। फिर फौलाद जी ने फोन पर अदिति चौहान को कुछ निर्देश दिए। क्या? अदिति चौहान फौलाद जी की बातें सुनकर चौंक गई और चिंतित होकर बोली, बड़े साहब सिंघानिया ग्रुप को एक चुनौती जारी करना चाहते हैं, विशेष रूप से वीर से लड़ने के लिए। क्या ये धमकाना नहीं है? वीर मजबूत है, लेकिन वह माहिर वाले किसी व्यक्ति का मुकाबला कैसे कर सकता है? बड़े साहब जो कर रहे हैं वह स्पष्ट रूप से ताकतवर द्वारा कमजोर को धमकाना है, ताकत का उपयोग करके दमन करना है। ये बेशर्मी है। बातें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी तुम सोच रही हो। तुम्हें बस मध्यस्थ के रूप में अपना हिस्सा करना है, फौलाद जी ने ईमानदारी से कहा। वीर के लिए यह एक घातक परिणाम है, यह बुरा कैसे नहीं हो सकता? अदिति चौहान काफी चिंतित थी। वह वीर की संहारक के रूप में असली पहचान नहीं जानती थी, वरना वो इतनी चिंतित नहीं होती। उसने तत्काल कहा, फौलाद जी, आप बड़े साहब के अनुरोध पर कैसे सहमत हो सकते हैं और उन्हें मनमानी करने दे सकते हैं? वो सच में डर गई थी कि अगर वीर को कुछ हो गया तो यह विनाशकारी होगा। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, फौलाद जी ने जोर दिया, तुम्हें एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। फौलाद जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और जल्दी से अदिति चौहान का फोन काट दिया। अदिति चौहान फौलाद जी के शब्दों का निहितार्थ नहीं समझी और न ही वो जानती थी कि वीर उसे किस तरह का सरप्राइज देगा। वह जल्दी से उस विला की ओर भागी जहां वीर और आन्या सिंघानिया थे। विला के बाहर एक छोटी सी इमारत में प्रताप राठौर, हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा चुनौती पत्र देने आए थे। वीर और आन्या सिंघानिया तीनों से मिलने के लिए विला से बाहर आए। प्रताप राठौर और अन्य लोगों की वीर की ओर नजरें डर से भरी हुई थीं। जब उन्होंने इस आदमी के बारे में सोचा तो वे कांपने से खुद को नहीं रोक सके। मूल रूप से उन्होंने उसे एक छोटे से व्यक्ति के रूप में गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन उसने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। अगर वे तेजी से नहीं भागे होते तो उनका भी अंत सूर्यवंशी की तरह दुखद रूप से हो सकता था। हालांकि वे वहां बड़े साहब के आदेश पर थे और बड़े साहब के समर्थन ने उन्हें पर्याप्त साहस दिया, वरना वे वीर के सामने जल्दबाजी में आने की हिम्मत नहीं करते। मिस्टर वीर, प्रेसिडेंट आन्या, लॉन्ग टाइम नो सी, प्रताप राठौर ने कुछ अजीब तरह से कहा। हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा भी सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। वीर और आन्या के सामने उनमें कोई आत्मविश्वास नहीं बचा था। दूसरे पक्ष को खत्म करने के उनके प्रयास का परिणाम ये हुआ कि उन्हें गंभीर रूप से पीटा गया और भारी नुकसान हुआ। वे उनके सामने व्यापारिक दिग्गजों के रूप में कोई सम्मान कैसे बनाए रख सकते थे? आपकी मेहरबानी से मैं काफी अच्छी हूँ, आन्या ने शांति से कहा, जैसे प्रताप राठौर और अन्य लोगों द्वारा लाए गए संकट को गंभीरता से नहीं ले रही थी। तीनों अंदर से निराश थे, लेकिन इसे दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, इसलिए वे केवल एक मोटी चमड़ी का मुखौटा पहन सकते थे। तुम तीनों को क्या काम है? वीर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। हम यहाँ बड़े साहब के आदेश पर एक चुनौती पत्र देने आए हैं, प्रताप राठौर ने अपनी आवाज ऊंची की, आत्मविश्वास से भरा हुआ। 3 दिनों में अरावली की पहाड़ी पर एक निर्णायक लड़ाई। देखते हैं कि क्या मिस्टर वीर चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। बड़े साहब ने कहा है, अपनी गर्दन साफ कर लो और अपना सिर सौंप दो। बड़े साहब तुम्हारे जीवन से 5 महान परिवारों के खिलाफ किए गए अपराध का बदला लेंगे। चुनौती पत्र लाने के बाद तीनों ने राहत की सांस ली, संतोषजनक भावों के साथ जिसमें अवमानना और उपहास मिला हुआ था, जैसे कि ये देखने का इंतजार कर रहे हों कि क्या वीर चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करता है। लड़ाई का उपयोग करके व्यापारिक संघर्षों को हल करने और पर्याप्त लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े साहब राठौर परिवार के हितों को सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ लड़ाई के लिए दांव पर लगा रहे हैं। देखते हैं कि क्या सिंघानिया ग्रुप में हिम्मत है, चेतन चोपड़ा ने कहा। मुझे विश्वास है कि मिस्टर वीर कछुए की तरह छिपेंगे नहीं, हरीश गुप्ता ने जोर से कहा। वीर और आन्या ने स्थिति के विकास की प्रवृत्ति पर लंबे समय से विचार किया था। बड़े साहब के व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने के साथ यह अपेक्षित था और इसलिए कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वीर ने घमंड से भरे प्रताप राठौर और अन्य लोगों पर एक नज़र डाली और तिरस्कारपूर्वक कहा, दफा हो जाओ, हमें चुनौती मंजूर है। तीनों सामूहिक रूप से आश्चर्यचकित थे। उन्होंने उम्मीद की थी कि वीर डर जाएगा और मना करने के लिए कोई बहाना ढूंढेगा। इतनी सीधे सीधे चुनौती स्वीकार करना, बिना पलक झपकाए, बहुत अजीब था। बड़े साहब की प्रतिष्ठा सर्वविदित थी। वीर को ये पता होना चाहिए। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए वह लड़ाई से डरता नहीं लग रहा था और बड़े साहब को गंभीरता से नहीं ले रहा था। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? वीर में इतना आत्मविश्वास कैसे हो सकता है? अज्ञानी, अहंकारी, मूर्ख,
ये वे शब्द थे जो प्रताप राठौर और अन्य लोगों ने अपने दांत पीसते हुए वीर पर फेंके। एक हल्की सी बेचैनी महसूस करने के बावजूद उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। शक्तिशाली बड़े साहब कैसे हार सकते हैं? बड़े साहब के लिए वीर एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। मिस्टर वीर, अहंकारी मत बनो। 3 दिन बाद, अगले साल इसी समय, ये तुम्हारी पुण्यतिथि होगी। तीनों गुस्से में थे, वीर के बर्खास्तगी से अपमानित महसूस कर रहे थे। वे अंदर से वीर को तिरस्कार कर सकते थे, लेकिन दफा हो जाने के लिए कहा जाना सहन करने के लिए बहुत ज्यादा था। जो भी सम्मान बचा था, उसे बचाने के लिए तीनों गुस्से में चले गए। अध्याय 613। ये गलतफहमी खूबसूरत है। प्रताप राठौर और अन्य 2 लोग विलय क्षेत्र से बाहर निकले, सड़क के किनारे खड़े थे और अब अपना गुस्सा नहीं छिपा पा रहे थे। वीर बहुत अहंकारी है। आखिर वह है क्या? बस एक नौजवान, हमारी नजरों में तो और भी छोटा, फिर भी वह इतना लापरवाह और अपनी सीमाओं से अनजान है। हमें भगाना एक बात है, लेकिन बड़े साहब को कम आंकने की हिम्मत करना अक्षम्य है, सचमुच अक्षम्य। प्रताप राठौर ने पैर पटकते हुए और कोसते हुए कहा, गुस्से से कांप रहा था। वीर की उपस्थिति में उनमें से किसी ने भी आलोचना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, बड़े साहब के सामने वीर बस एक ढीठ बच्चा है, जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे और इतना कानून विहीन है, ये गुस्सा दिलाने वाला है। हरीश गुप्ता ने गुस्से से कहा। ये लड़का तबाही के कगार पर है, फिर भी बेखबर है, इतना मूर्ख है। अपना गुस्सा दबाने के बाद चेतन चोपड़ा ने कहा, ऐसे अज्ञानी लोगों से गुस्सा करने का क्या मतलब है? चलो धैर्य से 3 दिन इंतजार करें और फिर उसका मौत का दिन होगा। सही है, 3 दिनों में बड़े साहब निश्चित रूप से उसे शांति से नहीं रहने देंगे, प्रताप राठौर ने जहरीले ढंग से कहा। तब देखते हैं कि वह कितना अहंकारी हो सकता है। सिंघानिया ग्रुप भी उसके साथ नष्ट हो जाएगा। हरीश गुप्ता ने दांत पीसे। प्रताप राठौर और अन्य 2 लोग वीर के सामने शिकायतों से भरे हुए थे, विरोध का एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। वे अब केवल चुपचाप कोस सकते थे, क्योंकि वीर ने पहले ही उनके दिलों में एक छाया छोड़ दी थी। यहाँ तक कि बड़े साहब के समर्थन के साथ वे इसे पूरी तरह से मिटा नहीं सकते थे। उनके दिलों में बड़े साहब अजेय थे। वीर की शांति ने उन्हें चकित कर दिया था। वे गुस्सा कैसे नहीं हो सकते थे? उनके दिमाग में वीर को डर से मर जाना चाहिए था, लगातार डर में जीना चाहिए था, जो बड़े साहब के प्रति सबसे बड़ा सम्मान होता। वीर का व्यवहार बड़े साहब के प्रति अंतिम अनादर था, कुछ ऐसा जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जहां तक बड़े साहब के संभवतः असफल होने का सवाल है, उन्होंने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था, क्योंकि बड़े साहब हार नहीं सकते थे। राठौर भाई, हमें अतिरिक्त मामलों पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सिंघानिया ग्रुप को राठौर परिवार के क्षेत्र में कैसे शामिल किया जाए, चेतन चोपड़ा ने कहा। सिंघानिया ग्रुप में महत्वपूर्ण हित शामिल हैं, इसे न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सावधानी से कब्जा किया जाना चाहिए। बिल्कुल राठौर भाई, जल्दी शुरू करो ताकि बाद में घबराहट से बचा जा सके, हरीश गुप्ता ने गंभीरता से सुझाव दिया। अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो बस मुझे बता देना, मैं मुफ्त में कोई भी सहायता प्रदान करूंगा। चोपड़ा परिवार भी करेगा, चेतन चोपड़ा ने आश्वासन दिया। चुनौती जारी होने और लड़ाई शुरू होने से पहले ही हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा की नज़रों में जीत पहले से ही तय थी। दोनों ने सिंघानिया ग्रुप के हितों को छूने की हिम्मत नहीं की। पहले 5 परिवारों ने सिंघानिया ग्रुप के लिए एक वितरण योजना पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद राठौर परिवार को सिंघानिया ग्रुप को निगलने की अनुमति देना, उत्तर भारत के सबसे अमीर का दर्जा हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अन्य विचारों का मनोरंजन करने की हिम्मत नहीं थी। आप दोनों का धन्यवाद। मध्यस्थ से मिलने के बाद हम चर्चा करेंगे कि सिंघानिया ग्रुप की पूरी उद्योग श्रृंखला को न्यूनतम लागत पर राठौर परिवार की संपत्ति में कैसे शामिल किया जाए, प्रताप राठौर ने प्रभावशाली ढंग से कहा। इस विचार पर प्रताप राठौर और अन्य 2 के दिलों में उदासी छट गई, जिसकी जगह गर्व और अहंकार ने ले ली। जैसे ही वे कार में बैठने और जाने वाले थे, चेतन चोपड़ा की आंखें चमक उठी। उन्होंने उस कार की ओर इशारा किया जो अभी अभी रुकी थी और उतरने वाले व्यक्ति की ओर, मुस्कुराते हुए, देखो, मध्यस्थ अदिति चौहान खुद हमारे पास आए हैं, हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वह उत्सुकता से हमसे मिलने के लिए दौड़ी आए है। ये तो होना ही था, एक मामूली मध्यस्थ, बस ऊपर से मिले आदेशों का पालन करने के लिए गवाह बनने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हम व्यापारिक दिग्गज हैं, एक मध्यस्थ से शायद ही तुलनीय हों। अदिति चौहान को अब क्या करना है, इस पर निर्देश मिल गए होंगे। हमसे मिलने और राठौर परिवार को सिंघानिया ग्रुप पर कब्जा करने में मदद करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक होगी, प्रताप राठौर ने एक मुस्कान के साथ कहा। व्यापारिक दिग्गजों के रूप में हमारी हैसियत स्पष्ट है। हमने अभी अभी बड़े साहब को विदा किया है और चुनौती जारी की है। अदिति चौहान जल्दी से हमें ढूंढ लेती है, स्पष्ट रूप से हमसे मिलने के लिए उत्सुक है। हम तीनों का एक एहसान उसके लिए बड़े लाभ का मतलब है। हरीश गुप्ता प्रसन्न थे।
मैंने सुना है कि अदिति चौहान का बैकग्राउंड सरल नहीं है। चलो अपनी हैसियत के कारण दूसरों को नीचा न देखें, बल्कि अपना रुख थोड़ा नीचे रखें, जिससे वह चकित हो जाए और हमारी मदद करने के लिए और भी समर्पित हो जाए, प्रताप राठौर ने आत्मविश्वास से सुझाव दिया। हमारी वर्तमान दुर्दशा को देखते हुए राजनीतिक हलकों के दूर होने के साथ अदिति चौहान जैसे छोटे मोटे व्यक्ति को धमकाना बुद्धिमानी नहीं है, हरीश गुप्ता ने टिप्पणी की। इस विचार के साथ प्रताप राठौर और अन्य दो हंसे, सार्थक भावों के साथ अदिति चौहान की ओर चले, जैसे कि वे अपनी ही किसी नौकरानी के पास जा रहे हों। तुम मिस अदिति चौहान ही होगी, हम पहले से ही जानते हैं कि तुम मध्यस्थ हो, राठौर परिवार और सिंघानिया ग्रुप के लिए न्याय बनाए रखने, एक द्वंद्व के माध्यम से व्यापारिक संघर्षों को हल करने के लिए। प्रताप राठौर ने भव्यता से कहा। अदिति चौहान को परखते हुए, तुमने अच्छा किया, मुझसे मिलने के लिए उत्सुकता से आना निश्चित रूप से यह योजना बनाने के लिए है कि राठौर परिवार कैसे जल्दी और प्रभावी ढंग से सिंघानिया ग्रुप पर कब्जा कर सकता है। निश्चिंत रहो, राठौर परिवार तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हें बड़े लाभों से पुरस्कृत करेगा। मिस अदिति चौहान, हमें खुश करने के लिए लगन से आने पर हमें स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रयासों को स्वीकार करना चाहिए। निश्चिंत रहो, इस मामले के बाद हमारे एक शब्द से तुम्हारी रैंक में वृद्धि सुनिश्चित है। तुम्हारी आधिकारिक करियर में सफलता के साथ, चेतन चोपड़ा ने हंसते हुए कहा। शर्माओ मत मिस अदिति चौहान, हम सभी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। सीधा होना एक अच्छी बात है। जब तक तुम हमसे चिपकी रहोगी, भविष्य में तुम्हारे लाभ अनगिनत होंगे, हरीश गुप्ता ने वादा किया। तीनों ने गलती से सोच लिया कि अदिति चौहान उनकी चापलूसी करने के लिए दौड़ी आई है। वास्तव में अदिति चौहान वीर की स्थिति को लेकर चिंतित थी। अदिति चौहान ने स्वाभाविक रूप से प्रताप राठौर और अन्य लोगों को पहचान लिया। उनकी बातें सुनकर इतनी निराश हुई कि वह किसी को मारना चाहती थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अदिति चौहान ने तीखेपन से जवाब दिया। जितनी तेजी से प्रकाश की गति पहुंच सकती है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम होते कौन हो मेरे सामने बकवास करने वाले? एक और शब्द कहो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर अदिति चौहान मुड़ी और तेजी से चली गई। उसका दबंग अंदाज काफी आकर्षक लग रहा था। व्हाट द हेल, क्या हो रहा है? अदिति चौहान, क्रिमिनल पुलिस की एक मामूली कैप्टन, इतनी अहंकारी होने की हिम्मत करती है, ये गुस्सा दिलाने वाला है। प्रताप राठौर और अन्य दो लोग हक्के बक्के रह गए, लगभग गुस्से से मर ही गए थे। अपनी हैसियत और मिजाज को देखते हुए वे गाली देने से खुद को नहीं रोक सके, जिससे पता चलता है कि वे कितने गुस्से में थे। अध्याय 614। महिला पुलिसकर्मी की अनकही जलन। प्रताप राठौर और अन्य दो लोग विला क्षेत्र से बाहर निकले, सड़क के किनारे खड़े थे और अब अपना गुस्सा नहीं छिपा पा रहे थे। वीर बहुत अहंकारी है, आखिर वह है क्या? बस एक नौजवान, हमारी नजरों में तो और भी छोटा, फिर भी वह इतना लापरवाह और अपनी सीमाओं से अनजान है। हमें भगाना एक बात है, लेकिन बड़े साहब को कम आंकने की हिम्मत करना अक्षम्य है, सचमुच अक्षम्य। प्रताप राठौर ने पैर पटकते हुए और कोसते हुए कहा, गुस्से से कांप रहा था। वीर की उपस्थिति में उनमें से किसी ने भी आलोचना करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, बड़े साहब के सामने वीर बस एक ढीठ बच्चा है, जिसके दूध के दांत भी नहीं टूटे और इतना कानून विहीन है। ये गुस्सा दिलाने वाला है, हरीश गुप्ता ने गुस्से से कहा। ये लड़का तबाही के कगार पर है, फिर भी बेखबर है, इतना मूर्ख है। अपना गुस्सा दबाने के बाद चेतन चोपड़ा ने कहा, ऐसे अज्ञानी लोगों से गुस्सा करने का क्या मतलब है? चलो धैर्य से 3 दिन इंतजार करें और फिर उसका मौत का दिन होगा। सही है, 3 दिनों में बड़े साहब निश्चित रूप से उसे शांति से नहीं रहने देंगे, प्रताप राठौर ने जहरीले ढंग से कहा। तब देखते हैं कि वह कितना अहंकारी हो सकता है। सिंघानिया ग्रुप भी उसके साथ नष्ट हो जाएगा, हरीश गुप्ता ने दांत पीसे। प्रताप राठौर और अन्य दो लोग वीर के सामने शिकायतों से भरे हुए थे, विरोध का एक शब्द भी नहीं कह पा रहे थे। वे अब केवल चुपचाप कोस सकते थे, क्योंकि वीर ने पहले ही उनके दिलों में एक छाया छोड़ दी थी। यहाँ तक कि बड़े साहब के समर्थन के साथ वे इसे पूरी तरह से मिटा नहीं सकते थे। उनके दिलों में बड़े साहब अजेय थे, वीर की शांति ने उन्हें चकित कर दिया था। वे गुस्सा कैसे नहीं हो सकते थे? उनके दिमाग में वीर को डर से मर जाना चाहिए था, लगातार डर में जीना चाहिए था, जो बड़े साहब के प्रति सबसे बड़ा सम्मान होता। वीर का व्यवहार बड़े साहब के प्रति अंतिम अनादर था, कुछ ऐसा जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जहां तक बड़े साहब के संभवतः असफल होने का सवाल है, उन्होंने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया था, क्योंकि बड़े साहब हार नहीं सकते थे। राठौर भाई, हमें अतिरिक्त मामलों पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सिंघानिया ग्रुप को राठौर परिवार के क्षेत्र में कैसे शामिल किया जाए, चेतन चोपड़ा ने कहा। सिंघानिया ग्रुप में महत्वपूर्ण हित शामिल हैं, इसे न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए सावधानी से कब्जा किया जाना चाहिए। बिल्कुल राठौर भाई, जल्दी शुरू करो ताकि बाद में घबराहट से बचा जा सके।
हरीश गुप्ता ने गंभीरता से सुझाव दिया, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो बस मुझे बता देना, मैं मुफ्त में कोई भी सहायता प्रदान करूंगा। चोपड़ा परिवार भी करेगा, चेतन चोपड़ा ने आश्वासन दिया। चुनौती जारी होने और लड़ाई शुरू होने से पहले ही हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा की नज़रों में जीत पहले से ही तय थी। दोनों ने सिंघानिया ग्रुप के हितों को छूने की हिम्मत नहीं की। पहले पांचों परिवारों ने सिंघानिया ग्रुप के लिए एक वितरण योजना पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब असफलताओं की एक श्रृंखला के बाद राठौर परिवार को सिंघानिया ग्रुप को निगलने की अनुमति देना, उत्तर भारत के सबसे अमीर का दर्जा हासिल करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अन्य विचारों का मनोरंजन करने की हिम्मत नहीं थी। आप दोनों का धन्यवाद। मध्यस्थ से मिलने के बाद हम चर्चा करेंगे कि सिंघानिया ग्रुप की पूरी उद्योग श्रृंखला को न्यूनतम लागत पर राठौर परिवार की संपत्ति में कैसे शामिल किया जाए, प्रताप राठौर ने प्रभावशाली ढंग से कहा। इस विचार पर प्रताप राठौर और अन्य दो के दिलों में उदासी छट गई, जिसकी जगह गर्व और अहंकार ने ले ली। जैसे ही वे कार में बैठने और जाने वाले थे, चेतन चोपड़ा की आंखें चमक उठी। उन्होंने उस कार की ओर इशारा किया जो अभी अभी रुकी थी और उतरने वाले व्यक्ति की ओर, मुस्कुराते हुए, देखो, मध्यस्थ अदिति चौहान खुद हमारे पास आए हैं, हमें उसे खोजने की जरूरत नहीं है, वह उत्सुकता से हमसे मिलने के लिए दौड़ी आए है। ये तो होना ही था, एक मामूली मध्यस्थ, बस ऊपर से मिले आदेशों का पालन करने के लिए गवाह बनने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए। हम व्यापारिक दिग्गज हैं, एक मध्यस्थ से शायद ही तुलनीय हों। अदिति चौहान को अब क्या करना है, इस पर निर्देश मिल गए होंगे। हमसे मिलने और राठौर परिवार को सिंघानिया ग्रुप पर कब्जा करने में मदद करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक होगी, प्रताप राठौर ने एक मुस्कान के साथ कहा। व्यापारिक दिग्गजों के रूप में हमारी हैसियत स्पष्ट है। हमने अभी अभी बड़े साहब को विदा किया है और चुनौती जारी की है। अदिति चौहान जल्दी से हमें ढूंढ लेती है, स्पष्ट रूप से हमसे मिलने के लिए उत्सुक है। हम तीनों का एक एहसान उसके लिए बड़े लाभ का मतलब है। हरीश गुप्ता प्रसन्न थे। मैंने सुना है कि अदिति चौहान का बैकग्राउंड सरल नहीं है। चलो अपनी हैसियत के कारण दूसरों को नीचा न देखें, बल्कि अपना रुख थोड़ा नीचे रखें, जिससे वह चकित हो जाए और हमारी मदद करने के लिए और भी समर्पित हो जाए, प्रताप राठौर ने आत्मविश्वास से सुझाव दिया। हमारी वर्तमान दुर्दशा को देखते हुए राजनीतिक हलकों के दूर होने के साथ अदिति चौहान जैसे छोटे मोटे व्यक्ति को धमकाना बुद्धिमानी नहीं है, हरीश गुप्ता ने टिप्पणी की। इस विचार के साथ प्रताप राठौर और अन्य दो हंसे, सार्थक भावों के साथ अदिति चौहान की ओर चले, जैसे कि वे अपनी ही किसी नौकरानी के पास जा रहे हों। तुम मिस अदिति चौहान ही होगी, हम पहले से ही जानते हैं कि तुम मध्यस्थ हो, राठौर परिवार और सिंघानिया ग्रुप के लिए न्याय बनाए रखने, एक द्वंद्व के माध्यम से व्यापारिक संघर्षों को हल करने के लिए। प्रताप राठौर ने भव्यता से कहा। अदिति चौहान को परखते हुए, तुमने अच्छा किया, मुझसे मिलने के लिए उत्सुकता से आना निश्चित रूप से यह योजना बनाने के लिए है कि राठौर परिवार कैसे जल्दी और प्रभावी ढंग से सिंघानिया ग्रुप पर कब्जा कर सकता है। निश्चिंत रहो, राठौर परिवार तुम्हारी वफादारी के लिए तुम्हें बड़े लाभों से पुरस्कृत करेगा। मिस अदिति चौहान, हमें खुश करने के लिए लगन से आने पर हमें स्वाभाविक रूप से तुम्हारे प्रयासों को स्वीकार करना चाहिए। निश्चिंत रहो, इस मामले के बाद हमारे एक शब्द से तुम्हारी रैंक में वृद्धि सुनिश्चित है, तुम्हारी आधिकारिक करियर में सफलता के साथ, चेतन चोपड़ा ने हंसते हुए कहा। शर्माओ मत मिस अदिति चौहान, हम सभी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। सीधा होना एक अच्छी बात है। जब तक तुम हमसे चिपकी रहोगी, भविष्य में तुम्हारे लाभ अनगिनत होंगे, हरीश गुप्ता ने वादा किया। तीनों ने गलती से सोच लिया कि अदिति चौहान उनकी चापलूसी करने के लिए दौड़ी आई है। वास्तव में अदिति चौहान वीर की स्थिति को लेकर चिंतित थी। अदिति चौहान ने स्वाभाविक रूप से प्रताप राठौर और अन्य लोगों को पहचान लिया। उनकी बातें सुनकर इतनी निराश हुई कि वह किसी को मारना चाहती थी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अदिति चौहान ने तीखेपन से जवाब दिया, जितनी तेजी से प्रकाश की गति पहुंच सकती है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम होते कौन हो मेरे सामने बकवास करने वाले? एक और शब्द कहो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। ये कहकर अदिति चौहान मुड़ी और तेजी से चली गई। उसका दबंग अंदाज काफी आकर्षक लग रहा था। धत तेरे की, क्या हो रहा है? अदिति चौहान, क्रिमिनल पुलिस की एक मामूली कैप्टन, इतनी अहंकारी होने की हिम्मत करती है, ये गुस्सा दिलाने वाला है। प्रताप राठौर और अन्य दो लोग हक्के बक्के रह गए, लगभग गुस्से से मर ही गए थे। अपनी हैसियत और मिजाज को देखते हुए वे गाली देने से खुद को नहीं रोक सके, जिससे पता चलता है कि वे कितने गुस्से में थे। अदिति चौहान का सारा ध्यान वीर पर था। वो राठौर परिवार के बड़े साहब के खौफ को जानती थी, इसलिए वो दिल में डर लिए वजह पूछने आई थी। उसे प्रताप राठौर और बाकी दोनों की कोई परवाह नहीं थी, और जब वो उसके सामने खुद को बड़ा समझते हुए बकवास कर रहे थे तो उसने उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती। आखिर भले ही प्रताप राठौर और दूसरे बिजनेस के बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन उसका उनसे क्या लेना देना था। प्रताप राठौर और बाकी दोनों अदिति की फटकार से बुरी तरह गुस्से में थे, लगभग फट पड़ने वाले थे।
उनकी नज़र में अदिति एक मामूली इंसान थी जो उनके सामने इतनी बदतमीजी से बोलने की हिम्मत कर रही थी। वो इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? अदिति विला में दाखिल हुई और वीर को देखते ही चिल्लाई, वीर, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे पता है तुम बहुत ताकतवर हो, मुझसे कहीं ज्यादा, लेकिन एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर, उत्तर भारत के सबसे अमीर राठौर परिवार का सहारा, कोई ऐसा नहीं है जिसका तुम मुकाबला कर सको। वो बहुत ज्यादा चिंतित थी, उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। हाँ, तुम दूसरों का हौसला बढ़ा रही हो और मेरा मनोबल गिरा रही हो, वीर ने सपाट लहजे में कहा। अदिति वीर के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो एकदम बेपरवाह और निश्चिंत दिख रहा था, जिससे वो और भी हैरान और लाचार हो गई। उसने कहा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? भले ही बड़े साहब अपनी ताकत से तुम्हें धमकाना चाहते हैं, तुम जवाब न देने का विकल्प चुन सकते थे। उनसे जान की बाजी लगाने की क्या जरूरत है? कोई भी देख सकता है कि बड़े साहब अपनी शोहरत से तुम पर दबाव डालना चाहते हैं। तुम्हें नासमझ बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बेइज्जती की क्या कीमत है? एक असली मर्द झुक भी सकता है और तन भी सकता है। यह मौत का सामना करने से तो बेहतर है ना? वो अच्छी तरह समझती थी कि एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर का क्या मतलब होता है, एक अजेय वजूद, और वो बड़े साहब की कहानियों और ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो इतनी परेशान थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वीर ने लड़ने का फैसला किया तो नतीजा क्या होगा। वो जानती थी कि इसका कोई अच्छा अंत नहीं होगा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर से डर जाऊंगा? वीर ने सपाट लहजे में कहा। ये डरने की बात नहीं है, यह इस बारे में है कि क्या तुम उनके दुश्मन बन सकते हो। अगर नहीं, तो तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे होगे। अदिति बेचैन थी, उसने वीर को घूर कर देखा, फिर आन्या की तरफ देखकर पूछा, तुम्हें चिंता नहीं हो रही है? बड़े साहब सालों से उत्तर भारत में एक गरजते हुए शेर की तरह रहे हैं, जिन्हें कोई छू नहीं सकता। खासकर इसलिए क्योंकि बड़े साहब अपनी हेकड़ी के लिए मशहूर हैं। वो किसी को कुछ नहीं समझते, उनका दुश्मन बनना खतरनाक है। अदिति ने अर्जेंसी से कहा, अगर वीर हार गया तो सिंघानिया ग्रुप खत्म हो जाएगा। क्या तुमने नतीजों के बारे में सोचा है? क्या तुम वीर के साथ यमलोक के पति पत्नी बन जाओगी? तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, आन्या ने गंभीरता से कहा। वीर और आन्या जानते थे कि अदिति वाकई उनकी स्थिति और सिंघानिया ग्रुप के भविष्य को लेकर चिंतित है, इसलिए उन्होंने अदिति की ईमानदारी की सराहना की। हालांकि अदिति वाकई कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अगर वो वीर की पहचान और ताकत के बारे में जानती तो वो इतनी परेशान बिल्कुल नहीं होती। मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अदिति चौंक गई, उसे फौलाद जी की सलाह याद आई, जिन्होंने ये भी कहा था कि वो ज्यादा सोच रही है। उसे समझ नहीं आया कि उसने कहाँ ज्यादा सोच लिया। जमीन आसमान गवाह है कि उसे सच में चिंता हो रही थी। वो भला कैसे ज्यादा सोच सकती थी? आखिर चल क्या रहा है? क्या इस लड़ाई के पीछे कोई और बात है? अदिति ने सवाल पूछा। आन्या चुपचाप मुस्कुराई, वीर की ओर देखकर बोली, उसे ही तुम्हें बताने दो। वीर अपनी पहचान अदिति को बताएगा या नहीं, यह फैसला आन्या का नहीं था, ये पूरी तरह से वीर पर निर्भर था। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, अदिति ने वीर को ध्यान से घूरते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूँ, मैं खुद एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर हूँ, इसलिए मैं राठौर परिवार के तथाकथित बड़े साहब से नहीं डरता, वीर ने गंभीरता से कहा। भले ही मैं बड़े साहब का सामना करूं, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो, है ना? अदिति की आंखें फैल गईं, उसका चेहरा हैरान था। वो वीर को ऐसे घूर रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी सांसें अचानक तेज हो गईं, वीर के शब्दों से वो बुरी तरह चौंक गई थी। हालांकि उसके लहजे से वीर ने इमेंस कॉन्फिडेंस दिखाया था। वो खुद को सोचने और शक करने से रोक नहीं पाई। आन्या, ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर, शब्द को जल्दी इसलिए स्वीकार कर पाई क्योंकि भले ही वो इसे समझती थी, उसने सिर्फ इन शब्दों के महत्व और ताकत पर ध्यान दिया। लेकिन अदिति की नज़र में यह इतना आसान नहीं था। ह्यूमन बॉडी लिमिट तक पहुंचना स्वर्ग पर चढ़ने जैसा था। अनगिनत टॉप एक्सपर्ट्स अपनी पूरी जिंदगी में ह्यूमन बॉडी लिमिट तक नहीं पहुंच पाते। अर्थ रैंक ताकत हासिल करना ही असाधारण किस्मत की बात होती थी। क्या मैं मजाक करता हुआ लग रहा हूं? वीर ने अदिति को गर्मजोशी से देखा। नहीं, अदिति ने बेख्याली में अपना सिर हिलाया। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, वीर ने यकीन दिलाया। आन्या ने भी कहा, बस रिलैक्स करो और हमारे बारे में चिंता करना बंद कर दो। हम जिंदगी या मौत के सामने कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे। कोई ताज्जुब नहीं कि वीर बड़े साहब को कुछ नहीं समझ रहा। आन्या भी बेफिक्र है, पता चला कि उनके पास पहले से ही काफी ताकत है। बड़े साहब के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई ताज्जुब नहीं कि फौलाद जी ने बार बार मुझे यकीन दिलाया कि वीर को कोई परेशानी नहीं होगी और इशारों में मुझे वीर के करीब आने के लिए कहा। उम्मीद कर रहे थे कि हमारे बीच रोमांस हो जाए। ऐसा लगता है कि फौलाद जी हमेशा से वीर की ताकत के बारे में जानते थे और इसे दबाने के लिए बहुत कोशिशें की। पहले मुझे और वीर को जोड़ने का मकसद निश्चित रूप से वीर को अपनी तरफ खींचना था।
कोई ताज्जुब नहीं कि राजनीतिक हलकों का रवैया अचानक बदल गया। पांचों परिवारों के पुराने सहयोगी सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ काम करने लगे, फिर अचानक अपना रास्ता बदल दिया। इसके पीछे जरूर फौलाद जी का हाथ होगा, जो वीर और बड़े साहब को विरोधी खेमों में चाहते थे। सिंघानिया ग्रुप और पांचों परिवारों के बीच तनाव का फायदा उठाते हुए जो आज के इस मुकाबले तक ले आया। अदिति को अचानक बहुत कुछ समझ आ गया, जिससे ये पक्का हो गया कि चिंता अक्सर भ्रम पैदा करती है। वीर के समझाने के बाद उसे सच में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसकी सारी चिंताएं तुरंत गायब हो गईं और उनकी जगह एक गहरे इल्जाम की भावना ने ले ली। तुम एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर हो, इतनी जरूरी बात मुझे कैसे नहीं पता चली? क्या हम अब भी दोस्त हैं? मुझे बेवजह चिंता में डाल दिया, जबकि तुम दोनों हद से ज्यादा शांत बने रहे। मुझे दोस्त तो समझोगे ना? अदिति ने शिकायत भरे लहजे में कहा। उसके लहजे में 3 हिस्से इल्जाम, 3 हिस्से शिकायत और 3 हिस्से जलन थी। और साथ में एक हिस्सा ईर्ष्या का भी था। उसका इल्जाम स्वाभाविक रूप से वीर पर था। दोनों ने साथ में बहुत कुछ झेला था। इतनी जरूरी बात छिपाना निश्चित रूप से इल्जाम के लायक था। शिकायत वीर और आन्या पर इल्जाम लगाने से पैदा हुई कि उन्होंने उसे दोस्त नहीं समझा। जहां तक जलन की बात है, वो स्वाभाविक रूप से आन्या के लिए थी, जो वीर जैसे किसी से मिलकर भाग्यशाली थी। ईर्ष्या के बारे में, यह एक बेटी की भावनाएं थीं, जिसमें से कुछ भी दिखाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, वरना वो आन्या के साथ दोस्त कैसे रह पाती या वीर के साथ कैसे बातचीत कर पाती। एपिसोड 615, तुम्हें अपनी बाहों में कसकर पकड़ना। सिर्फ एक वाक्य से अदिति ने शिकायत का सहारा लेकर अपने दिल की कई बातें उजागर कर दीं। वीर एक ह्यूमन बॉडी लिमिट धारक है। इतनी महत्वपूर्ण बात उसे नहीं बताई गई, जिससे वह बेचैन और चिंतित रही। हालांकि वीर और आन्या ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही न हो, जिससे उसने अपना आपा खो दिया और लापरवाही से पेश आए। नतीजा ये हुआ कि उसके अंदर के राज एक वाक्य के जरिए बाहर आ गए। उसके लहजे में कई अंदरूनी मोनोलॉग मिले हुए थे। वाकई अदिति को वीर के लिए भावनाएं थीं, चाहे वह पहले वीर के साथ सहयोग करना हो या उसे घर जाने के लिए अपना नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहना हो। इन सभी ने उसे स्वाभाविक रूप से आकर्षित किया, क्योंकि वीर के साथ लगातार बातचीत के जरिए उसका करिश्मा झलकता था। वीर जैसा बेहतरीन और अनोखा आदमी कई औरतों के लिए एक घातक आकर्षण है। अदिति स्वाभाविक रूप से इसका अपवाद नहीं हो सकती थी, लेकिन वो वीर के चरित्र को समझती थी। इसलिए जब वीर के साथ होती थी तो वह अपने मूड को तेजी से एडजस्ट कर लेती थी। भले ही वह एक छोटी लड़की की मानसिकता दिखाती हो, अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वीर के पास आन्या है और आन्या के पास भी वीर है। वे दोनों उसके दोस्त थे और वह उनके रिश्ते में थर्ड पार्टी बनकर दखल नहीं देना चाहती थी। उसने तर्कसंगत रूप से अपनी भावनाओं को दफनाने का फैसला किया, अवास्तविक विचारों को बुझा दिया, एक शुद्ध दोस्ती बनाए रखी और अन्य कल्पनाओं से बची। जिस चीज से वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वह थी दूसरों के रिश्तों को कमजोर करने वाली थर्ड पार्टी बनना। इसलिए वह उस तरह का इंसान नहीं बनना चाहती थी जिससे वह नफरत करती थी। उसी समय वह स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि वह वीर के दिल में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए उसने शुरुआत में ही प्रतिकूल विचारों से परहेज किया। इस क्षण शिकायत और शिकायतों का सहारा लेते हुए उसने उस लहजे में बात की जो केवल कपल्स के पास होता है। यद्यपि उसके शब्दों ने ज्यादा कुछ नहीं छुआ, लेकिन उसके लहजे से बहुत कुछ समझा जा सकता था। अदिति का मतलब वीर और आन्या ने समझ लिया, और वह जानती थी कि वीर और आन्या उसके अंदर के मोनोलॉग को समझते हैं। उसे खुद लगा कि वह बहुत लापरवाह थी, इसलिए वह बेहद शर्मिंदा थी। अभी एक छोटी लड़की की तरह दोषी महसूस करते हुए उसका चेहरा लाल हो गया और उसके कान जलने लगे। एक दोस्त के रूप में, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी ताकत के बारे में नहीं बताता, लेकिन तुमने कभी पूछा नहीं, इसलिए मैंने नहीं कहा। वीर ने ऑकवर्डनेस को तोड़ते हुए धीरे धीरे कहा। इसके अलावा अगर मैंने तुम्हें पहले बताया होता तो तुम शायद वैसे भी विश्वास नहीं करती। वाकई मैं विश्वास नहीं करती। अदिति ने जल्दी से अपना मूड एडजस्ट किया, आपा खोने के किसी भी भाव को दबा दिया, जबकि चुपके से आन्या की प्रतिक्रिया देख रही थी। उसे कोई चरम कार्रवाई या नजर न मिलने पर वह थोड़ी रिलैक्स हुई, कड़वाहट से मुस्कुराई। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इतने छोटे हो। तुम एक ह्यूमन बॉडी लिमिट धारक कैसे हो सकते हो? मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है, बस इसे अपने दिल से स्वीकार कर लो, वीर ने गर्मजोशी से कहा। दरअसल वीर के पास अपरिहार्य कारण थे। हमें हाल ही में वीर की पहचान और ताकत के बारे में पता चला है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें दोस्त नहीं मानते, बस कुछ न कहने योग्य कारण थे। आन्या ने माफी मांगते हुए कहा। हमने तुम्हें चिंता में डाल दिया और इसके लिए वास्तव में खेद है। अब तक वीर ने केवल अदिति को अपनी ताकत के बारे में बताया था और संहारक होने का उल्लेख नहीं किया था। एक दोस्त की स्थिति के बारे में चिंता करना एक दोस्त का कर्तव्य है। अदिति ने वीर और आन्या को देखा, शांति से मुस्कुराई। उन दुखी चीजों को भूल जाओ। दरअसल मेरे काम की प्रकृति को देखते हुए वीर जैसा एक फॉर्मिडेबल दोस्त होना मेरी अच्छी किस्मत है।
अगर मुझे पता होता कि वीर पहले से ही एक ह्यूमन बॉडी लिमिट धारक है तो मैंने बहुत पहले संगठन को इसकी सूचना दे दी होती। संगठन का हिस्सा होने के नाते अगर उसे वीर की ताकत के बारे में जल्दी पता चल जाता तो वह ऐसे रहस्यों को रखने में उसकी मदद नहीं करती। भले ही इसे रखा गया होता, इसे लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता था, क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी लिमिट धारक असामान्य होता है, चाहे वह पहचान हो या हैसियत। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके काम की प्रकृति उसे एक दोस्त के लिए ऐसे रहस्यों को छिपाने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए वीर का इस मामले में उससे छिपाना समझ में आता था, अन्यथा बाद में उसके लिए मुश्किल हो जाती और वीर के साथ उसका रिश्ता इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। अदिति ने एक कड़वी मुस्कान छोड़ी, फिर खुलकर बोली, दरअसल मेरे सुपीरियर को वीर की ताकत के बारे में पहले से ही पता था। पहले मुझे समझ नहीं आता था कि सुपीरियर वीर को इतना महत्व क्यों देते हैं। अब मुझे आखिरकार समझ में आया। मुझे संगठन को रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगठन को पहले से ही सब कुछ पता है। उसने चतुराई से वीर की पहचान की जांच करने से परहेज किया, ये समझते हुए कि एक युवा ह्यूमन बॉडी लिमिट धारक की एक असाधारण पृष्ठभूमि होनी चाहिए। ताकत के स्तर को जानना काफी प्रभावशाली था। अगर बड़े साहब बाहर नहीं निकले होते तो शायद उसे इसका कभी एहसास नहीं होता। दरअसल मुझे पहले ही अंदाजा लगा लेना चाहिए था। मेरे सुपीरियर तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं और तुमने निर्णायक रूप से माधव माथुर और 4 अन्य को मार डाला। भारत की खतरनाक सूची से 4 मजबूत हस्तियां, सभी को सहजता से खत्म कर दिया। कुछ ही लोग इसे हासिल कर सकते हैं। सूर्यवंशी और उनकी बेटी की मौतों का तो जिक्र ही नहीं। उस समय राजनीतिक दुनिया में उथल पुथल थी। राजनीति में 5 परिवारों के साथ ही सिंघानिया ग्रुप को दबाने और हत्यारे को निशाना बनाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक चुप हो गए और मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह मेरे सुपीरियर थे जिन्होंने हस्तक्षेप किया था। मैं पहले कारण को समझ नहीं पा रही थी। अब ये स्पष्ट है कि यह सब तुम्हारी वजह से था। एक ह्यूमन बॉडी लिमिट धारक की ऊर्जा वास्तव में इमेंस होती है। अदिति ने तेजी से बात की। वीर के एक ह्यूमन बॉडी लिमिट धारक होने के तथ्य को उतनी ही तेजी से पचा लिया। जब 5 परिवारों के साथी सामने आए तो आपके संगठन ने हमारा समर्थन करने का फैसला किया। अनिवार्य रूप से हमें बड़े साहब की ओर धकेल दिया। इस दृष्टिकोण से लक्ष्य हासिल हो गया, आन्या ने हल्के से कहा। हालांकि यह एक जीत जीत की स्थिति है। आपके सुपीरियर को वांछित परिणाम मिलेगा, जबकि मेरा सिंघानिया ग्रुप उत्तर भारत में एक ठोस व्यावसायिक साम्राज्य स्थापित करने के लिए उठेगा और इसके बाद कोई भी सिंघानिया ग्रुप को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं व्यर्थ में चिंता कर रही थी। तुम सब इतनी गहरी स्तरों पर विचार कर रहे थे। अदिति अजीब तरह से हंसी, अपने संगठन के बारे में आगे की चर्चा से सक्रिय रूप से बचते हुए। इस बात से सावधान कि बहुत ज्यादा बात करना अच्छा नहीं है। वो उठी, वीर के बगल में बैठ गई, वीर के कंधे को लालसा से थपथपाया, कहा, सच में तुम्हें कसकर गले लगाना चाहती हूँ। एक ह्यूमन बॉडी लिमिट धारक और मेरा दोस्त, ये स्वाभाविक है कि मैं उत्साहित होऊंगी, लेकिन आन्या के यहाँ होने से मैं खुद को थोड़ा रोकूंगी ताकि आपा न खो दूं और हंसी का पात्र न बन जाऊं। वीर लापरवाही से बैठा रहा। अदिति के उसके कंधे को थपथपाने की क्रिया को स्वीकार नहीं किया। अगर तुम गले लगाना चाहती हो तो कर लो, मेरी चिंता मत करो, आन्या ने खुले तौर पर कहा। बेहतर है नहीं। अदिति जोर से हंसी, फिर से बहुत ज्यादा मनमानी करने की हिम्मत नहीं की। एपिसोड 616 सदमा। जब अदिति ने खुद को संभाला तो उसने आखिरकार उस चिंता को जाहिर किया जो उसके दिल पर बोझ बनी हुई थी। उसने वीर को घूरते हुए गंभीरता से कहा, मेरे सुपीरियर तुम पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तुम एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर हो और तुम्हारी एक अलग हैसियत है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे खिलाफ विरोधी पक्ष में खड़े होगे? उसके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। उसे डर था कि वीर उस संगठन का दुश्मन बन सकता है जिसका वह हिस्सा है, या चीजें अप्रिय हो सकती हैं। यह उसे एक मुश्किल स्थिति में डाल देगा, संगठन और दोस्ती के बीच फंसी हुई एक ऐसी मुश्किल स्थिति जिसे हल करना मुश्किल होगा। वो वीर को सलाह देना चाहती थी, संगठन के प्रति अपनेपन की भावनाओं को प्रोत्साहित करना चाहती थी, लेकिन बोल नहीं पा रही थी। हर ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर को महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त होती है, और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कोई भी खुद को बांधना नहीं चाहता। इसलिए अदिति को सलाह देने में अजीब लग रहा था। तुम्हारे सवाल के बारे में, हम केवल इसे अपने हाल पर छोड़ सकते हैं और कुछ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, वीर ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। वो अदिति का मतलब समझ गया था, लेकिन आखिर में चीजें कैसे सामने आएंगी ये कहना असंभव था। अदिति ने कुछ देर वीर को देखा, थोड़ा झिझकी और अंत में चुप रही। जो सलाह वो देना चाहती थी वो नहीं दी। 3 दिनों में होने वाली लड़ाई के लिए अतिरिक्त सावधान रहना। तुम्हारी शक्ति को देखते हुए मुझे विश्वास है कि बड़े साहब के हाथों तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। ये जानकर मैं बहुत अधिक निश्चिंत हूँ, अदिति ने याद दिलाया। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद, वीर ने गर्मजोशी से कहा। अदिति को विदा करने के बाद आन्या ने वीर को दिलचस्पी से देखा और कहा,
क्या तुमने ध्यान दिया है कि अदिति की तुम्हारे लिए चिंता सामान्य दोस्ती से आगे बढ़कर रोमांटिक देखभाल के स्तर तक पहुंच गई है, जिसमें लगभग सोच और चिंताएं शामिल हैं? नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। वीर ने अनजान बनने का नाटक किया। तो फिर खुद को धोखा देते रहो। अगर तुम रोमांटिक प्रस्तावों की बौछार में फंस गए तो देखते हैं कि तुम इसे कैसे संभालते हो। आन्या ने वीर को एक नज़र डाली और चली गई। वीर ने जल्दी से कहा, बर्तन में सूप पक रहा है, क्या तुम थोड़ा नहीं पियोगी? तुम खुद पियो, मुझे कुछ काम निपटाना है और मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो पाऊंगी। आन्या ने कहते हुए विला की दूसरी मंजिल की ओर सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए और द्वंद्व का दिन आ गया। इन 3 दिनों ने पूरे उत्तर भारत के व्यापार जगत में उथल पुथल और भयावह लहरें पैदा कर दी थीं। 5 महान परिवारों और सिंघानिया ग्रुप का उत्तर भारत के अधिकांश व्यापार जगत पर दबदबा था। जहां तक छोटी कंपनियों का सवाल है, वे स्वाभाविक रूप से व्यापार की दुनिया में शक्तिशाली कंपनियों से तुलना नहीं कर सकती थीं, इसलिए व्यापार जगत में तूफान के बारे में बहुत कम बातें जनता तक पहुंची। भले ही उन छोटी कंपनियों को स्थिति की भनक लग गई हो, वे घट रही बड़ी घटनाओं को समझ नहीं सकती थीं। वीर का बड़े साहब के साथ द्वंद्व का मामला केवल व्यापार जगत में 5 महान परिवारों के भीतर ही फैला। अगर पूरे उत्तर भारत के व्यापार जगत को इस बारे में पता चलता तो यह निस्संदेह एक हंगामा खड़ा कर देता, क्योंकि उत्तर भारत में बड़े साहब की प्रतिष्ठा एक वर्जित शब्द की तरह बदनाम थी, जो अत्यधिक भयानक थी। महेश माथुर का चेहरा भारी था, वे चिंता से परेशान थे। इन 3 दिनों में वे बहुत अधिक कमजोर हो गए थे। बड़े साहब के वास्तव में सामने आने के विचार ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि वीर किसी भी तरह से बड़े साहब का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर सिंघानिया ग्रुप इस तरह गिरता है तो माथुर परिवार शायद बच नहीं पाएगा और वह भी बर्बाद हो जाएगा। वीर निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। इस जल्लाद को मुखिया की मौत के लिए उचित कीमत चुकानी होगी। सूर्यवंशी परिवार के भीतर आरोप और श्राप प्रचुर मात्रा में थे। वे वीर की भयानक मौत देखने की उम्मीद कर रहे थे, निश्चित थे कि बड़े साहब की भागीदारी ने वीर के भाग्य पर मुहर लगा दी है। प्रताप राठौर, हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा पहले से ही सिंघानिया ग्रुप को निगलने के विवरण की योजना बना रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वीर मरने वाला है और सिंघानिया ग्रुप का गिरना तय है। वास्तव में 5 महान परिवारों के सभी जानकार व्यक्तियों में वे सभी दृढ़ता से एक बात पर विश्वास करते थे, वीर के पास बड़े साहब के खिलाफ जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। एक हास्यास्पद रूप से छोटा वीर संभवतः बड़े साहब से मुकाबला नहीं कर सकता था। 5 महान परिवारों के बीच इस दृढ़ धारणा के अलावा कि वीर बड़े साहब का मुकाबला नहीं कर सकता, फौलाद जी और कैप्टन विक्रम को काफी उम्मीदें थीं। वे चुपचाप इस द्वंद्व के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इस विशेष सुबह हमेशा की तरह अरावली की पहाड़ी पर बड़े साहब के निवास के बाहर का दृश्य तैयार था। 5 महान परिवारों के सदस्य स्थल पर मौजूद थे। यद्यपि ये व्यक्ति एक साथ इकट्ठा हुए थे, उनमें से किसी ने भी बड़े साहब को नहीं देखा, और यहाँ तक कि प्रताप राठौर और उनके साथी भी सम्मानपूर्वक एक तरफ खड़े थे। किसी ने भी बड़े साहब को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि द्वंद्व के नियत समय से 2 घंटे से अधिक का समय शेष था। फिर भी 5 महान परिवारों के सदस्य सभी उपस्थित थे, इस महत्वपूर्ण क्षण को प्रत्यक्ष रूप से देखने और वीर को बड़े साहब के हाथों गिरते देखने के लिए उत्सुक थे। वो बदमाश वीर अभी तक क्यों नहीं आया? वीर को अपनी आंखों के सामने मरते देखने का इंतजार नहीं कर सकता। बड़े साहब के हाथों मरना वीर के लिए 3 जन्मों का सौभाग्य है। मरने के लिए जल्दी किए बिना वो अभी तक नहीं आया है, ये वास्तव में बेतुका है। कई लोगों ने ऐसी टिप्पणियां की, लगभग सभी ने बिना किसी संयम के ताना और मजाक उड़ाया। उनके चेहरे जीवंत मुस्कान से खिले हुए थे, वे जीवंत बातचीत में लगे हुए थे, वीर के निधन और सिंघानिया ग्रुप के पतन के दृश्य की कल्पना कर रहे थे। इस द्वंद्व के मध्यस्थ के रूप में अदिति चौहान विशाल दांव के बीच फंसी हुई अकल्पनीय थी, इसलिए वो पहले ही सिंघानिया ग्रुप और राठौर परिवार के साथ एक समझौते पर पहुंच चुकी थी और जल्दी आ गई थी। उसके साथ व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपे गए कई व्यक्ति थे। कौन है आखिर? खुद को इतना बड़ा समझकर बड़े साहब से द्वंद्व? क्या यह अपनी मौत को बुलावा देना नहीं है? अदिति के साथ आए लोग तर्क कर रहे थे। वे बहुत कम जानते थे, इसलिए केवल ये सुनना कि कोई बड़े साहब से द्वंद्व करना चाहता है उन्हें हैरान करने के लिए काफी था। चारुलता अदिति की सहायक के रूप में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक थी। क्या उसमें सच में बड़े साहब का सामना करने की हिम्मत है? चारुलता अदिति के बगल में खड़ी होकर इस तरह पूछ रही थी। उसे अभी भी कुछ अविश्वसनीय लग रहा था। संदेह था कि यह सच है। साधारण लोगों में एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर को चुनौती देने की ऐसी हिम्मत नहीं थी। उसने वीर के साथ बातचीत की थी, लेकिन उसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं पाया था। अब कम से कम वो चौंक गई थी। साथ ही उसे संदेह था कि वीर शायद अब और जीना नहीं चाहता, इसलिए उसने इस द्वंद्व को उकसाया क्योंकि वो बड़े साहब के हाथों मरना चाहता था। ध्यान से देखती रहो।
तुम निश्चित रूप से चकित हो जाओगी, अदिति ने समझाया। अगर उसे वीर की क्षमताओं के बारे में पता नहीं होता तो वो चारुलता की तरह विश्वास नहीं करती कि वीर और बड़े साहब के बीच का द्वंद्व वास्तविक था। लेकिन अब वो इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर थी। इसके अलावा उसे दृढ़ता से विश्वास था कि आज के बाद वीर का नाम एक छाप की तरह बन जाएगा, जो 5 महान परिवारों के हर व्यक्ति के दिल में अंकित हो जाएगा। चकित, बड़े साहब का जीतना तो स्वाभाविक है, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जब तक कि वीर सबको आश्चर्यचकित न कर दे तब आश्चर्य होगा, चारुलता ने टिप्पणी की। अचानक अपना मुंह ढकते हुए उसने अविश्वसनीयता से हौंफते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें पहले से ही विवरण पता चल गया है और वीर सबको एक जबरदस्त आश्चर्य देगा। एपिसोड 617। अभी तक मरने के लिए बाहर नहीं आया वीर, आन्या और सान्या एक कार में थे। उनके पीछे हंसा के साथ 10 महिलाएं थीं, साथ में छाया और साशा भी थीं। वे सभी अरावली की पहाड़ी की ओर जा रहे थे, जो उनके मुकाबले का मैदान था। हंसा समेत सभी महिलाएं वीर की पहचान और ताकत को जानती थीं, इसलिए वे ज्यादा चिंतित नहीं थीं। आखिरकार वीर एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर था, इसलिए ज्यादा चिंता की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि आखिरी पल तक कोई भी सच में रिलैक्स नहीं हो सकता था। हर किसी को काफी चिंता महसूस हो रही थी, क्योंकि यह एक जानलेवा मुकाबला था जो निश्चित रूप से बेहद खतरनाक होने वाला था। हालांकि वीर की प्रतिष्ठा ने उन्हें काफी सुकून दिया, लेकिन बड़े साहब भी कोई कमजोर नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि वीर असफल नहीं होगा, लेकिन बड़े साहब के साथ उसके द्वंद्व में अप्रत्याशित दुर्घटनाएं हो सकती थीं। भले ही यह सिर्फ एक चोट हो, वे वीर के साथ ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखना चाहती थीं। इसलिए वे अभी भी काफी चिंतित थीं, किसी भी अस्वीकार्य दुर्घटना के होने से डर रही थीं। आखिरकार 2 ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिरों के बीच एक लड़ाई में कोई नहीं जानता था कि क्या हो सकता है। दूसरे को हराना बहुत मुश्किल था। जीवन मृत्यु की लड़ाई तो दूर की बात है, इसका नतीजा जीवन या मृत्यु था। ये परिणाम काफी गंभीर था, कोई भी सच में रिलैक्स नहीं हो सकता था। अनुमानित परिणाम आपसी चोट, फिर दुश्मनी खत्म करना और शांति बनाना था। हालांकि चूंकि एक जीवन मृत्यु का कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, जीत या मौत का फैसला किए बिना ये द्वंद्व शायद खत्म नहीं हो सकता था। वीर, क्या तुम सच में राठौर परिवार के उस व्यक्ति को हरा सकते हो और यह सुनिश्चित कर सकते हो कि तुम्हें चोट नहीं लगेगी? सान्या सिंघानिया ने सावधानी से पूछा, उसकी मासूम आंखें खुली हुई थीं। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, वीर ने आश्वासन दिया। वो स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरा था, तथाकथित बड़े साहब को अपने ध्यान के लायक नहीं समझ रहा था। हालांकि वो अपने आसपास के लोगों की चिंताओं को नहीं रोक सका। लेकिन हम चिंता किए बिना नहीं रह सकते। अगर तुम्हें एक मामूली खरोंच भी आती है तो यह एक छोटी सी समस्या है, लेकिन हम उन चोटों से डरते हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं कर सकते, सान्या सिंघानिया ने मुंह फुलाकर एक चिंतित अभिव्यक्ति के साथ कहा। सान्या सिंघानिया की सामान्य बुद्धि इस समय अनुपयोगी लग रही थी। अतीत में वो अपनी क्यूटनेस और चंचलता से माहौल को हल्का कर सकती थी, अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकती थी, लेकिन अब की गंभीर स्थिति ने उसे लापरवाह होने और शरारती व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी। मेरी ताकत पर भरोसा रखो, अपने मन को भटकने मत दो। देखो, मुझे जरा भी चिंता नहीं है। तुमने इतना लंबा चेहरा क्यों बनाया है? क्या तुम किसी अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रही हो? वीर ने लाचारी से कहा। कैसा अंतिम संस्कार? अशुभ बातें मत कहो, आन्या ने वीर की कमर पर चुटकी काटकर उसे चेतावनी दी। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा, वीर ने जल्दी से जवाब दिया। जीजू, मुझे आप पर विश्वास है। आप निश्चित रूप से बड़े साहब को नीचे गिरा सकते हैं। मेरे जीजू को उकसाने की हिम्मत करके उस बूढ़े मूर्ख बड़े साहब को जीने से ऊब जाना चाहिए। सान्या सिंघानिया ने अपना सिर उठाया, गंभीरता से कहा, जीजू, मैंने अभी तक आपको अपना पहला चुंबन भी नहीं दिया है, इसलिए आपको ठीक रहना होगा। समूह थोड़ी सी चिंता के साथ सीधे अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। सच कहा जाए तो केवल वीर को कोई चिंता नहीं थी, यहाँ तक कि आन्या के मन में भी थोड़ी सी बेचैनी थी। सान्या और अन्य लोगों का तो जिक्र ही क्या, जो स्वाभाविक रूप से वीर की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थे। जैसे ही वीर और अन्य लोगों की कार दिखाई दी, रुकने से पहले ही उन्होंने कई आंखों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मौत को बुलावा देने वाला यहाँ है, वो कमीना वीर, वो मूर्ख बेवकूफ आखिरकार आ गया। 5 महान परिवारों के लोगों ने उपहास किया, कार की दिशा में तिरस्कार से देख रहे थे। जब वीर और उसका समूह बाहर निकला तो आन्या और सान्या उसके दोनों तरफ खड़ी थीं, अन्य महिलाएं पीछे चल रही थीं। इस कमीने की किस्मत वाकई अच्छी है, पहली महिला महाशक्ति और नेशनल गॉडेस उसके साथ है। हमारे दृष्टिकोण से हम भूत बनने को तैयार होंगे, जैसा कि कहा जाता है, एक सुंदर फूल के नीचे मरो। भूत बनना भी रोमांटिक है, उसके साथ महिलाओं के एक समूह का होना तो दूर की बात है। ये लड़का मौत के दरवाजे पर अभी भी महिलाओं के साथ इतनी अच्छी किस्मत रख सकता है? बड़े साहब के उसे मारने के बाद हम निश्चित रूप से उसकी लाश को जंगल में छोड़ देंगे।
पांचों महान परिवारों में वे लोग केवल आन्या सिंघानिया और उसकी बहन को जानते थे, छाया और अन्य जैसे डरावने लोगों को नहीं जानते थे। ईर्ष्या उनकी आंखों में भरी हुई थी जब उन्होंने वीर को इतनी सारी सुंदरियों से घिरा देखा, लगभग उन्हें ईर्ष्या से पागल कर दिया। वीर, आज तुम निश्चित रूप से मरोगे। आन्या सिंघानिया, बस उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब सिंघानिया ग्रुप ढह जाएगा और नष्ट हो जाएगा। प्रताप राठौर, हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा एक साथ खड़े थे, एक एक शब्द बोल रहे थे। तीनों बिजनेस दिग्गजों ने खुशी की मुस्कान पहनी थी, उस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जब वीर अपनी मौत का सामना करेगा। महेश माथुर भी मौजूद थे, लेकिन वो अब अन्य 4 परिवारों के खेमों में घुल मिल नहीं सकते थे। पांचों महान परिवारों में केवल प्रताप राठौर और अन्य लोग एक साथ खड़े होकर बात करने के योग्य थे। सूर्यवंशी परिवार के पास अभी भी स्थिति का नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था, और महेश माथुर लंबे समय से सिंघानिया ग्रुप के जागीरदार बन गए थे, इसलिए वो अपनी परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझते थे। उनके पूर्व सहयोगी अब उन्हें समायोजित नहीं कर सकते थे। अगर वीर मर जाता है तो सिंघानिया ग्रुप ढह जाएगा और मेरा माथुर परिवार विलुप्त हो जाएगा। अगर वीर जानता था कि वो मरने वाला है तो वो इतनी शांति से प्रकट नहीं होता। बड़े साहब की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, वीर संभवतः अनभिज्ञ नहीं हो सकता। आन्या सिंघानिया का वीर के साथ आना और इतना भारी दांव लगाना, उनके पास भरोसा करने के लिए कुछ होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वीर बड़े साहब की प्रतिष्ठा से नहीं डरता, या शायद वीर बड़े साहब के समान स्तर का एक माहिर है? लेकिन ये कैसे संभव है? वीर इतना छोटा बड़े साहब के बराबर एक भयानक ताकत कैसे रख सकता है? लेकिन अगर वीर के पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो वो चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत कैसे करता है? वो सिंघानिया ग्रुप को जोखिम में डालने की हिम्मत कैसे करता है? महेश माथुर ने खुद को बहुत कुछ सोचते हुए पाया। ये मुद्दे प्रताप राठौर और अन्य लोगों के दिमाग में कभी नहीं आए, क्योंकि उनकी नज़र में जो कोई भी बड़े साहब के हाथों में पड़ता वो मर जाता। वीर जैसे महत्वहीन व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। वीर के समूह के प्रकट होने के बाद महेश माथुर के वीर के संभावित भरोसे पर विचार करने के अलावा पांचों महान परिवारों के अन्य लोग या तो वीर के खुद को बड़ा समझने पर उसकी मौत का मजाक उड़ा रहे थे, या आन्या सिंघानिया की सिंघानिया ग्रुप को जोखिम में डालने की मूर्खता का उपहास कर रहे थे। यह उनके लिए पूरी तरह से अज्ञानता थी। तुम यहाँ हो। अदिति उनका स्वागत करने के लिए आगे आई। उसकी नज़र वीर, आन्या और अन्य लोगों पर मुस्कान के साथ घूमी। क्या वो सच में एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर के खिलाफ लड़ सकता है? चारुलता ने अदिति के बगल में सोचा। अदिति का अभिवादन करने के बाद वीर और उसका समूह सीधे बड़े साहब के निवास की ओर बढ़ गया। बड़े साहब के निवास के चारों ओर लोग धैर्यपूर्वक विभिन्न स्थानों पर खड़े थे, बड़े साहब के प्रकट होने का धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कई आंखें बड़े साहब के शांत निवास के दृश्य के भीतर इंटेंटली से टिकी हुई थीं। इतनी बड़ी शान, मैं यहाँ हूँ, और वो अभी भी अपनी मौत का सामना करने के लिए नहीं आता। क्या वो उम्मीद करता है कि हम इंतजार करते रहेंगे? वीर ने लापरवाही से कहा, बड़े साहब के निवास की ओर बढ़ते हुए। एपिसोड 618, अचानक मौत का भाग्य। क्या शानदार बहादुरी है। मैं आ गया हूँ, फिर भी तुम अपनी मौत का सामना करने के लिए खुद को नहीं दिखाओगे। क्या हमें इंतजार करना होगा? वीर के बिल्कुल शांत शब्द नीले आकाश से बिजली की तरह थे। यद्यपि धीरे से बोले गए, सबने उन्हें सुना। ये मेरे जीजू हैं। सान्या सिंघानिया की खूबसूरत आंखों में उत्साह चमक उठा। क्या ये संहारक का तेज है? हालांकि वो आमतौर पर बहुत लोकी, सीधा सादा रहता है, इस क्षण जो आत्मविश्वास और प्रभुत्व वो प्रकट करता है वो ऐसा है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। उसका आभामंडल एक बाघ की तरह है। ऐसा करिश्मा। आन्या का दिल कांप उठा। वीर से मिलने के लिए आभारी, इसे अपने जीवन का एक बड़ा आशीर्वाद मानती थी। दोनों सिंघानिया बहनों के हाथ कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए थे। उनकी खूबसूरत आंखें वीर को प्रताप राठौर के निवास की ओर जाते हुए देख रही थीं। उन्होंने कसम खाई कि इस क्षण उसकी शान न केवल उनकी आत्माओं में अंकित हो गई थी, बल्कि वहां मौजूद अन्य लोगों पर भी प्रभाव डाला। ये मेरे रक्षक हैं। हंसा उत्साह से कांप उठी। ये मालिक हैं। छाया और साशा ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों से गर्व की गहरी भावना उमड़ पड़ी। इस बिंदु पर आन्या और अन्य लोगों के भीतर की लिंगरिंग चिंताएं गायब हो गईं। उनकी जगह गर्म खून वाले गर्व की एक धार ने ले ली। उन्हें कोई चिंता नहीं बची और उन्होंने दृढ़ता से विश्वास किया कि वीर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये उसके शब्दों का प्रभाव था। उसने क्या कहा? क्या मैंने गलत सुना? वो कह रहा है कि वो यहाँ प्रताप राठौर के लिए है कि वो बाहर आए और मौत का सामना करे। ये बयान बहुत साहसिक है ना? ये कैसा लगता है? तुम प्रताप राठौर से ज़्यादा प्रसिद्ध लगते हो। कोई मजाक नहीं, ठीक है? प्रताप राठौर एक प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो उत्तर भारत में सर्वोच्च शासन करते हैं। फिर भी तुम्हारे लिए वो एक जूनियर की तरह है। ऐसी हेकड़ी, प्रताप राठौर को बाहर आकर मौत का सामना करने के लिए कहना हास्यास्पद। वो कहता है कि प्रताप राठौर की शान बड़ी है। तुम्हारे बारे में क्या?
क्या हम प्रताप राठौर के प्रकट होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? ये प्रताप राठौर के लिए सम्मान है, लेकिन तुम यहाँ आकर बेशर्मी से शेखी बघारते हो। क्या ये उचित है? तुम ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिरों का अपमान नहीं कर सकते। अपमान का मतलब मौत है। तुम बहुत लापरवाह हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें चरम पर अभिमानी कहूँ या सिर्फ अज्ञानी। चारुलता लड़खड़ा गई, लगभग अपनी आत्मा खो दी और वीर को सदमे में घूरने लगी। अदिति की तरफ भावनाएं उमड़ पड़ीं। पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया क्योंकि वे प्रताप राठौर की भयानक प्रतिष्ठा से अवगत थे। उनकी उपस्थिति में इतने बड़े शब्द बोलने की हिम्मत करने से वे वास्तव में अवाक रह गए। ये एक असली मर्द है। ये एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर है। वो बहुत लो की रहा है। अदिति ने निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया। उसका दिल फड़क रहा था। क्या तुमने क्या कहा? तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रताप राठौर से असम्मानजनक बात करने की? तुम मरने वाले हो, फिर भी असम्मानजनक शब्दों के साथ बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मौत की तलाश में हो? तुम सच में इसकी तलाश में हो? पांचों परिवारों के लोग शांत नहीं रह सके। उनकी नज़र में प्रताप राठौर एक भगवान के समान थे। कोई भी उनका थोड़ा सा भी अपमान करने की हिम्मत करता तो वे पागल हो जाते। अब लगभग सभी उत्तेजित हो गए थे। वीर की ओर कोसते और झपटते हुए उसे फाड़ देना चाहते थे। उन्हें रोको, उन्हें लाइन में रखो। अगर कोई परेशानी पैदा करता है तो उन्हें बाहर निकाल दो या गिरफ्तार कर लो। अदिति ने आदेश जारी किया। जी। अधीनस्थों ने जोर से अनुपालन किया, सदमे से उबरकर और उन्मत्त पांचों परिवारों को जबरन रोक दिया। शांत हो जाओ, कोई तमाशा मत करो। प्रताप राठौर और अन्य लोगों ने बात की। अंत में भीड़ को शांत किया। धत तेरे की, वीर, वो छोटा कमीना निश्चित रूप से किसी दया का पात्र नहीं है। हमें उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहिए। उसने प्रताप राठौर को छोटा समझने की हिम्मत की। अक्षम्य, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यद्यपि पांचों परिवार बहुत शांत हो गए, उनकी मौखिक गालियां कठोर बनी रहीं। वीर ने छोटी मोटी गालियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके साथ अज्ञानता से उलझने में कोई समझदारी नहीं देखी। बातें थोड़ी अजीब लग रही हैं। हाँ, वास्तव में अजीब। वीर का व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं लगता जो मौत का सामना कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वीर की ताकत दुर्जेय है, यहाँ तक कि प्रताप राठौर से भी नहीं डरता? असंभव, बिल्कुल असंभव। वीर, जो एक नौसिखिया है जिसके बारे में सुना नहीं गया, वो प्रताप राठौर का मुकाबला कैसे कर सकता है? भले ही वीर कुछ क्षमता दिखाए, ज्यादा से ज्यादा वो एक अर्थटीय माहिर है, कभी भी प्रताप राठौर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो प्रताप राठौर का प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य भी नहीं है। प्रताप राठौर, हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा ने इस तरह फुसफुसाया, इसके बावजूद कि वे यह नहीं मानते थे कि वीर प्रताप राठौर को चुनौती दे सकता है, फिर भी उनके दिलों में एक अजीब बेचैनी बढ़ गई। आन्या और अन्य लोगों को बिना किसी चिंता के देखकर और वीर की आत्मविश्वास से भरी आकृति को देखकर उनकी बेचैनी और गहरी हो गई। निष्पक्ष रूप से कहें तो वीर का वर्तमान व्यवहार वास्तव में मर्दाना, कठोर। प्रताप राठौर से इस तरह बात करने की हिम्मत करने वाला है, वो शायद पहला हो सकता है। प्रताप राठौर ने बुदबुदाया। वास्तव में उसका आभामंडल शक्तिशाली है। ये वो है जो हर आदमी अपनी शैली में चाहता है। एक पल के लिए मैंने उसमें सभी को तुच्छ समझने का अहंकार और एक अजेय आत्मविश्वास देखा। हरीश गुप्ता ने जटिलता से कहा। तुम ज्यादा सोच रहे हो। एक बार जब प्रताप राठौर कार्रवाई करेगा तो वीर निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा, चेतन चोपड़ा ने आत्मविश्वास से कहा। उम्मीद है, हम ज्यादा सोच रहे हैं, प्रताप राठौर और हरीश गुप्ता ने गंभीरता से कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अवास्तविक अनुमान सच हो रहा है? महेश माथुर ने कड़वाहट से कहा। श्रीमान वीर के पास वास्तव में प्रताप राठौर को टक्कर देने के लिए पर्याप्त ताकत है? वीर अपनी तरफ आत्मविश्वास से प्रताप राठौर के निवास की ओर बढ़ा। सभी की निगाहें वीर पर केंद्रित थीं। वे सभी प्रताप राठौर के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ध्यान बढ़ा, जब वीर निवास के दरवाजे से अभी भी कुछ दूरी पर था, तो वो खुला, जिससे प्रताप राठौर की बूढ़ी आकृति का पता चला। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, उस बच्चे ने असम्मानजनक बात की। आपको छोटा समझने की हिम्मत की। आपको उस आदमी को मारना होगा। ऐसी पुकारें विविध भावनाओं से लदी पांचों परिवारों के मुंह से निकली। अपनी उत्तेजना में प्रत्येक ने अत्यंत शिष्टाचार से काम लिया, बड़े साहब की ओर झुककर। बड़े साहब बूढ़े लग रहे थे, फिर भी कोई भी अभ्यासकर्ता उनसे निकलने वाले खतरनाक आभामंडल को महसूस कर सकता था। वो बड़े साहब हैं, सच में असाधारण, चारुलता ने आह भरी। बड़े साहब अस्तित्व में बेजोड़। वीर, छोटा मोटा, निश्चित रूप से एक हिंसक मौत से नहीं बचेगा। प्रताप राठौर और उनके साथियों ने जटिल भावनाओं के साथ आवाज दी। एपिसोड 619। अभी तक घुटने टेक कर मौत स्वीकार नहीं की। बड़े साहब का चेहरा बूढ़ा था,
उनकी शक्ल किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने कई साल देखे हों, फिर भी किसी ने भी इस बूढ़े आदमी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बड़े साहब एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, न केवल विशाल उत्तर भारत में बल्कि भारत और यहाँ तक कि एशिया में भी उनकी प्रतिष्ठा दुर्जेय थी। इस क्षण बड़े साहब का मजबूत और हट्टा कट्टा शरीर धीरे धीरे बाहर निकला, उनके हर कदम ने हर किसी के दिल की धड़कनों को खींच लिया। उनकी नज़र सबसे पहले 5 महान परिवारों पर पड़ी। उनमें से कुछ लोग थे जिन्हें वो जानते थे और कुछ लोग जिन्हें वो नहीं जानते थे, लेकिन किसी भी मामले में ये लोग उनकी प्रजा की तरह थे और उनके लिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा में रहने वाले लोगों को देखना ही सही था। 5 महान परिवारों में से कोई भी जो बड़े साहब की नज़र के नीचे आया, उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे कि एक राजा की नज़र उन पर पड़ी हो, और वे सभी सम्मानपूर्वक झुके, असम्मान का एक संकेत भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि प्रताप राठौर और अन्य भी कोई अपवाद नहीं थे, किसी और की तो बात ही छोड़ दें। ये बड़े साहब हैं, सिर्फ एक नज़र से वो हमें डर से कंपा देते हैं। वो वास्तव में हमारे गौरव और शान हैं। वीर जैसा कोई व्यक्ति उनसे कैसे मुकाबला कर सकता है? 5 महान परिवारों के लोगों ने बुदबुदाया। मेरी सुरक्षा में 5 महान परिवारों ने हमेशा दूसरों को धमकाया है और किसी को उन्हें धमकाने की अनुमति नहीं दी है। अप्रत्याशित रूप से आज 5 महान परिवारों को देखकर कई परिचित चेहरे गायब हैं। सूर्यवंशी मर चुका है और 5 शक्तिशाली माहिर चले गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरे उत्तर भारत में भी कोई मेरी नाक के नीचे मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। वे मौत को बुलावा दे रहे हैं। बड़े साहब का चेहरा शांत था, कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन उनके दिल में ये जानलेवा इरादे से भरा था। उन्होंने कड़वाहट से सोचा, मैंने सोचा था कि 5 महान परिवारों के पास मेरे समर्थन के साथ उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं होगी और कोई उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत नर्म रहा हूँ। मुझे छोटे लोगों को डराने के लिए कुछ को मारना होगा, तभी मैं 5 महान परिवारों की व्यावसायिक स्थिति की रक्षा कर सकता हूँ। अब जब सूर्यवंशी मर चुका है तो संभवतः सूर्यवंशी परिवार में कोई भी इस झंडे को थामने वाला नहीं है। उस स्थिति में सूर्यवंशी परिवार और माथुर परिवार के व्यवसायों को राठौर परिवार, चोपड़ा परिवार और गुप्ता परिवार के झंडों के नीचे आने दो। 5 महान परिवारों में से 2 का सफाया एक अपरिहार्य बात है। बड़े साहब ने ऐसे बात की जैसे कि वो एक बहुत ही सरल बात कह रहे हों, अनजाने में 5 महान परिवारों के नए ढांचे का फैसला कर रहे हों। उनका फैसला दबंग था, बिना किसी कारण के, क्योंकि उनकी नज़र में उनका शब्द ही कारण था। उन्हें दूसरों से तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनकी ताकत ही सबसे बड़ा कारण थी। ये बयान 5 महान परिवारों के हर किसी के दिल में एक धार की तरह बह गया। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। प्रताप राठौर, हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा ने ऐसी मुस्कान पहनी जो ये बता रही थी कि ऐसा ही होना चाहिए। मुझे पहले से ही अनुमान था कि भले ही मेरा माथुर परिवार सबसे बड़ी कीमत चुकाए, हम राठौर परिवार के नेतृत्व वाले गुट में फिर से एकीकृत नहीं हो पाएंगे। महेश माथुर ने एक दुखद अभिव्यक्ति दिखाए। बड़े साहब, कृपया, मेरे सूर्यवंशी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। ये वास्तव में वो समय है जब हमें आपके न्याय की आवश्यकता है ताकि हमारे सूर्यवंशी परिवार को एकजुट और समर्थन मिल सके। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे सूर्यवंशी परिवार का रास्ता काट रहा है, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। सूर्यवंशी परिवार के लोगों ने शोकपूर्वक विनती की। सूर्यवंशी परिवार कैसे चिंतित न होता, अब उन्हें समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय बड़े साहब उन्हें तब मार रहे थे जब वे नीचे थे, जिसने उन्हें बेहद निराश और भयभीत कर दिया। अगर सूर्यवंशी परिवार चला गया तो उनके पास खड़े होने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। उनके पास बड़े साहब की गलतियों को इंगित करने की हिम्मत नहीं थी, केवल विनती करने की, बड़े साहब का ध्यान और दया प्राप्त करने की उम्मीद में। तुम क्या चिल्ला रहे हो? बड़े साहब न्यायप्रिय और निष्पक्ष हैं। तुम्हारे सूर्यवंशी परिवार के व्यवसाय को संभालने से ये समय के साथ अनिवार्य रूप से गिरावट आएगी। अगर ये हमारे प्रबंधन में होता तो सूर्यवंशी परिवार का व्यवसाय फलता फूलता और समृद्ध होता। अगर सूर्यवंशी अभी भी जीवित होते तो वे भी सहमत होते। हम तुम्हें विलुप्त होने के लिए नहीं भेजेंगे, तुम्हें सभी आवश्यक दैनिक जरूरतें प्रदान करेंगे, तुम किस बात से चिंतित हो? प्रताप राठौर और अन्य लोगों ने सूर्यवंशी परिवार के लोगों को डांटा। बड़े साहब दयालु हैं। सूर्यवंशी परिवार के लोगों ने अपना सिर झुका लिया। कोई भी असंतोष केवल उनके दिलों में दबाया जा सकता था, उसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं थी। वे देख सकते थे कि सूर्यवंशी परिवार का कोई भविष्य नहीं था और वो नष्ट होने वाला था। स्वायत्तता के बिना ये विनाश से कैसे अलग था? भले ही वे चिंता के बिना मुश्किल से जीवित रह सकें, उन्हें अभी भी दूसरों के चेहरे देखने होंगे, स्वतंत्र रूप से और आराम से जीने की कोई उम्मीद नहीं होगी। काश सूर्यवंशी जीवित होते। यद्यपि हम सूर्यवंशी के परिवार की सारी शक्ति रखने से नाखुश थे, लेकिन हाथ में स्थिति की तुलना में सूर्यवंशी हमारे लिए बहुत अच्छे थे। सूर्यवंशी परिवार के सदस्यों ने गहराई से विलाप किया, जटिलता में बुदबुदाते हुए।
दयालुता, मेरा पैर। अगर सूर्यवंशी अभी भी जीवित होते, सूर्यवंशी परिवार की दुर्दशा देखकर वो बिना किसी संदेह के गुस्से से मर जाते। महेश माथुर ने दुख से आह भरी, इस परिणाम को बहुत पहले ही देख लिया था। अगर वीर हार गया तो माथुर परिवार की स्थिति सूर्यवंशी परिवार से भी बदतर होगी। वीर शांत रहा, कार्य करने की जल्दी में नहीं, बल्कि इस बड़े साहब को देख रहा था जो अपनी आसन कयामत से अनजान यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। एक आत्मसंतुष्ट नार्सिसिस्ट, वास्तव में दयनीय। वीर ने बड़े साहब का यह मूल्यांकन किया। ये बड़े साहब की शक्ति है, एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर का प्रभुत्व। चारुलता ने धीरे से बुदबुदाया। बड़े साहब की नज़र आखिरकार आन्या सिंघानिया और सान्या सिंघानिया पर पड़ी। एक याद ताज़ा करने वाले भाव के साथ उन्होंने कहा, तुम दोनों छोटी लड़कियों, क्या तुम उस बूढ़े आदमी सिंघानिया की पोतियां हो? बुरा नहीं, वो बूढ़ा सिंघानिया भाग्यशाली है कि उसके पास इतनी उत्कृष्ट पोतियां हैं। सिंघानिया बहनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो बहनों ने उस रहस्यमयी दादा को शायद ही कभी देखा था। जहां तक बड़े साहब का वास्तव में उनके दादा को जानने का सवाल है, दोनों बहनें कुछ हद तक हैरान थीं लेकिन बहुत ज़्यादा चौंकी नहीं। हालांकि बड़े साहब के शब्दों में तिरस्कार ने उन्हें बहुत नाराज किया। बदतमीज बूढ़े, तुम्हें मेरे दादा को वो बूढ़ा सिंघानिया कहने का क्या अधिकार है? सान्या सिंघानिया ने असंतोष से घूरा। हम जूनियर्स के सामने मेरे दादा पर मौखिक रूप से हमला करने के लिए, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? आन्या सिंघानिया ने डांटा। हाँ, उस बूढ़े साथी के सम्मान में मैं तुम जूनियर्स से बहस नहीं करूंगा। बड़े साहब थोड़े उदार लग रहे थे। उनकी नज़र सिंघानिया बहनों के ऊपर से गुजरी और आखिरकार छाया और अन्य लोगों पर उतरी। सराहना करते हुए, काफ़ी कुछ अच्छी प्रतिभाएं हैं, अगर प्रशिक्षित किया जाए तो निश्चित रूप से कुछ असाधारण बनेंगी। अंत में बड़े साहब की नज़र वीर पर टिकी। उनका चेहरा ठंडा हो गया। उन्होंने कहा, अभी अभी तुमने कहा था कि बाहर आकर मौत का सामना करो, है ना? उन्होंने स्वाभाविक रूप से वीर के शब्द सुने थे और अब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। लगता है तुम अभी तक भ्रमित नहीं हुए हो और तुम्हारी सुनने की शक्ति खराब नहीं हुई है, वीर ने हल्के से कहा। नौजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत घुटने टेको और मौत स्वीकार करो, बड़े साहब ने कहा, जानलेवा इरादे से भरे हुए वीर की ओर बढ़ते हुए। एपिसोड 620, एक मौके में दुनिया का फैसला। क्या शानदार बहादुरी है। मैं आ गया हूँ, फिर भी तुम अपनी मौत का सामना करने के लिए खुद को नहीं दिखाओगे? क्या हमें इंतजार करना होगा? वीर के बिल्कुल शांत शब्द नीले आकाश से बिजली की तरह थे। यद्यपि धीरे से बोले गए, सबने उन्हें सुना। ये मेरे जीजू हैं। सान्या सिंघानिया की खूबसूरत आंखों में उत्साह चमक उठा। क्या ये संहारक का तेज है? हालांकि वो आमतौर पर बहुत लोकी, सीधा सादा रहता है, इस क्षण जो आत्मविश्वास और प्रभुत्व वो प्रकट करता है, वो ऐसा है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। उसका आभामंडल एक बाघ की तरह है। ऐसा करिश्मा। आन्या का दिल कांप उठा। वीर से मिलने के लिए आभारी, इसे अपने जीवन का एक बड़ा आशीर्वाद मानती थी। दोनों सिंघानिया बहनों के हाथ कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए थे। उनकी खूबसूरत आंखें वीर को प्रताप राठौर के निवास की ओर जाते हुए देख रही थीं। उन्होंने कसम खाई कि इस क्षण उसकी शान न केवल उनकी आत्माओं में अंकित हो गई थी, बल्कि वहां मौजूद अन्य लोगों पर भी प्रभाव डाला। ये मेरे रक्षक हैं। हंसा उत्साह से कांप उठी। ये मालिक हैं। छाया और साशा ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों से गर्व की गहरी भावना उमड़ पड़ी। इस बिंदु पर आन्या और अन्य लोगों के भीतर की लिंगरिंग चिंताएं गायब हो गईं। उनकी जगह गर्म खून वाले गर्व की एक धार ने ले ली। उन्हें कोई चिंता नहीं बची और उन्होंने दृढ़ता से विश्वास किया कि वीर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये उसके शब्दों का प्रभाव था। उसने क्या कहा? क्या मैंने गलत सुना? वो कह रहा है कि वो यहाँ प्रताप राठौर के लिए है कि वो बाहर आए और मौत का सामना करे। ये बयान बहुत साहसिक है ना? ये कैसा लगता है? तुम प्रताप राठौर से ज़्यादा प्रसिद्ध लगते हो। कोई मजाक नहीं, ठीक है। प्रताप राठौर एक प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो उत्तर भारत में सर्वोच्च शासन करते हैं। फिर भी तुम्हारे लिए वो एक जूनियर की तरह है। ऐसी हेकड़ी, प्रताप राठौर को बाहर आकर मौत का सामना करने के लिए कहना हास्यास्पद। वो कहता है कि प्रताप राठौर की शान बड़ी है। तुम्हारे बारे में क्या? क्या हम प्रताप राठौर के प्रकट होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? ये प्रताप राठौर के लिए सम्मान है, लेकिन तुम यहाँ आकर बेशर्मी से शेखी बघारते हो। क्या ये उचित है? तुम ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिरों का अपमान नहीं कर सकते। अपमान का मतलब मौत है। तुम बहुत लापरवाह हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें चरम पर अभिमानी कहूँ या सिर्फ अज्ञानी। चारुलता लड़खड़ा गई, लगभग अपनी आत्मा खो दी और वीर को सदमे में घूरने लगी। अदिति की तरफ भावनाएं उमड़ पड़ी। पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया क्योंकि वे प्रताप राठौर की भयानक प्रतिष्ठा से अवगत थे। उनकी उपस्थिति में इतने बड़े शब्द बोलने की हिम्मत करने से वे वास्तव में अवाक रह गए। ये एक असली मर्द है। ये एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर है। वो बहुत लो की रहा है। अदिति ने निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया। उसका दिल फड़क रहा था। क्या तुमने क्या कहा?
तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रताप राठौर से असम्मानजनक बात करने की? तुम मरने वाले हो, फिर भी असम्मानजनक शब्दों के साथ बेशर्मी से शेखी बघाड़ने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मौत की तलाश में हो? तुम सच में इसकी तलाश में हो? पांचों परिवारों के लोग शांत नहीं रह सके। उनकी नज़र में प्रताप राठौर एक भगवान के समान थे। कोई भी उनका थोड़ा सा भी अपमान करने की हिम्मत करता तो वे पागल हो जाते। अब लगभग सभी उत्तेजित हो गए थे, वीर की ओर कोसते और झपटते हुए उसे फाड़ देना चाहते थे। उन्हें रोको, उन्हें लाइन में रखो। अगर कोई परेशानी पैदा करता है तो उन्हें बाहर निकाल दो या गिरफ्तार कर लो, अदिति ने आदेश जारी किया। जी। अधीनस्थों ने जोर से अनुपालन किया, सदमे से उबरकर और उन्मत्त पांचों परिवारों को जबरन रोक दिया। शांत हो जाओ, कोई तमाशा मत करो। प्रताप राठौर और अन्य लोगों ने बात की, अंत में भीड़ को शांत किया। धत तेरे की, वीर, वो छोटा कमीना निश्चित रूप से किसी दया का पात्र नहीं है। हमें उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहिए। उसने प्रताप राठौर को छोटा समझने की हिम्मत की, अक्षम्य, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यद्यपि पांचों परिवार बहुत शांत हो गए, उनकी मौखिक गालियां कठोर बनी रहीं। वीर ने छोटी मोटी गालियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनके साथ अज्ञानता से उलझने में कोई समझदारी नहीं देखी। बातें थोड़ी अजीब लग रही हैं। हाँ, वास्तव में अजीब। वीर का व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं लगता जो मौत का सामना कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वीर की ताकत दुर्जेय है, यहाँ तक कि प्रताप राठौर से भी नहीं डरता? असंभव, बिल्कुल असंभव। वीर, जो एक नौसिखिया है जिसके बारे में सुना नहीं गया, वो प्रताप राठौर का मुकाबला कैसे कर सकता है? भले ही वीर कुछ क्षमता दिखाए, ज्यादा से ज्यादा वो एक अर्थटीय माहिर है, कभी भी प्रताप राठौर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो प्रताप राठौर का प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य भी नहीं है। प्रताप राठौर, हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा ने इस तरह फुसफुसाया, इसके बावजूद कि वे यह नहीं मानते थे कि वीर प्रताप राठौर को चुनौती दे सकता है, फिर भी उनके दिलों में एक अजीब बेचैनी बढ़ गई। आन्या और अन्य लोगों को बिना किसी चिंता के देखकर और वीर की आत्मविश्वास से भरी आकृति को देखकर उनकी बेचैनी और गहरी हो गई। निष्पक्ष रूप से कहें तो वीर का वर्तमान व्यवहार वास्तव में मर्दाना, कठोर। प्रताप राठौर से इस तरह बात करने की हिम्मत करने वाला है, वो शायद पहला हो सकता है। प्रताप राठौर ने बुदबुदाया। वास्तव में उसका आभामंडल शक्तिशाली है। ये वो है जो हर आदमी अपनी शैली में चाहता है। एक पल के लिए मैंने उसमें सभी को तुच्छ समझने का अहंकार और एक अजय आत्मविश्वास देखा। हरीश गुप्ता ने जटिलता से कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। एक बार जब प्रताप राठौर कार्रवाई करेगा तो वीर निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा, चेतन चोपड़ा ने आत्मविश्वास से कहा। उम्मीद है, हम ज्यादा सोच रहे हैं, प्रताप राठौर और हरीश गुप्ता ने गंभीरता से कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अवास्तविक अनुमान सच हो रहा है? महेश माथुर ने कड़वाहट से कहा, श्रीमान वीर के पास वास्तव में प्रताप राठौर को टक्कर देने के लिए पर्याप्त ताकत है? वीर अपनी तरफ आत्मविश्वास से प्रताप राठौर के निवास की ओर बढ़ा। सभी की निगाहें वीर पर केंद्रित थीं, वे सभी प्रताप राठौर के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ध्यान बढ़ा, जब वीर निवास के दरवाजे से अभी भी कुछ दूरी पर था, तो वो खुला, जिससे प्रताप राठौर की बूढ़ी आकृति का पता चला। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, उस बच्चे ने असम्मानजनक बात की, आपको छोटा समझने की हिम्मत की, आपको उस आदमी को मारना होगा। ऐसी पुकारें विविध भावनाओं से लदी पांचों परिवारों के मुंह से निकली। अपनी उत्तेजना में प्रत्येक ने अत्यंत शिष्टाचार से काम लिया, बड़े साहब की ओर झुककर। बड़े साहब बूढ़े लग रहे थे, फिर भी कोई भी अभ्यासकर्ता उनसे निकलने वाले खतरनाक आभामंडल को महसूस कर सकता था। वो बड़े साहब हैं, सच में असाधारण, चारुलता ने आह भरी। बड़े साहब, अस्तित्व में बेजोड़। वीर, छोटा मोटा, निश्चित रूप से एक हिंसक मौत से नहीं बचेगा। प्रताप राठौर और उनके साथियों ने जटिल भावनाओं के साथ आवाज दी। एपिसोड 620, एक मुके में दुनिया का फैसला। बड़े साहब का चेहरा बूढ़ा था, उनकी शक्ल किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने कई साल देखे हों, फिर भी किसी ने भी इस बूढ़े आदमी को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बड़े साहब एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, न केवल विशाल उत्तर भारत में, बल्कि भारत और यहाँ तक कि एशिया में भी उनकी प्रतिष्ठा दुर्जेय थी। इस क्षण बड़े साहब का मजबूत और हट्टा कट्टा शरीर धीरे धीरे बाहर निकला, उनके हर कदम ने हर किसी के दिल की धड़कनों को खींच लिया। उनकी नज़र सबसे पहले पांचों महान परिवारों पर पड़ी। उनमें से कुछ लोग थे जिन्हें वो जानते थे और कुछ लोग जिन्हें वो नहीं जानते थे, लेकिन किसी भी मामले में ये लोग उनकी प्रजा की तरह थे और उनके लिए सबसे पहले अपनी सुरक्षा में रहने वाले लोगों को देखना ही सही था। पांचों महान परिवारों में से कोई भी जो बड़े साहब की नज़र के नीचे आया, उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे कि एक राजा की नज़र उन पर पड़ी हो, और वे सभी सम्मानपूर्वक झुके, असम्मान का एक संकेत भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि प्रताप राठौर और अन्य भी कोई अपवाद नहीं थे, किसी और की तो बात ही छोड़ दें।
ये बड़े साहब हैं, सिर्फ एक नज़र से वो हमें डर से कंपा देते हैं। वो वास्तव में हमारे गौरव और शान हैं। वीर जैसा कोई व्यक्ति उनसे कैसे मुकाबला कर सकता है? पांचों महान परिवारों के लोगों ने बुदबुदाया। मेरी सुरक्षा में पांचों महान परिवारों ने हमेशा दूसरों को धमकाया है और किसी को उन्हें धमकाने की अनुमति नहीं दी है। अप्रत्याशित रूप से आज पांचों महान परिवारों को देखकर कई परिचित चेहरे गायब हैं। सूर्यवंशी मर चुका है और 5 शक्तिशाली माहिर चले गए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पूरे उत्तर भारत में भी कोई मेरी नाक के नीचे मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा। वे मौत को बुलावा दे रहे हैं। बड़े साहब का चेहरा शांत था, कोई भावनात्मक परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन उनके दिल में ये जानलेवा इरादे से भरा था। उन्होंने कड़वाहट से सोचा, मैंने सोचा था कि पांचों महान परिवारों के पास मेरे समर्थन के साथ उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं होगी और कोई उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। अब ऐसा लगता है कि मैं बहुत नर्म रहा हूँ। मुझे छोटे लोगों को डराने के लिए कुछ को मारना होगा, तभी मैं पांचों महान परिवारों की व्यावसायिक स्थिति की रक्षा कर सकता हूँ। अब जब सूर्यवंशी मर चुका है तो संभवतः सूर्यवंशी परिवार में कोई भी इस झंडे को थामने वाला नहीं है। उस स्थिति में सूर्यवंशी परिवार और माथुर परिवार के व्यवसायों को राठौर परिवार, चोपड़ा परिवार और गुप्ता परिवार के झंडों के नीचे आने दो। पांचों महान परिवारों में से 2 का सफाया एक अपरिहार्य बात है। बड़े साहब ने ऐसे बात की जैसे कि वो एक बहुत ही सरल बात कह रहे हों, अनजाने में पांचों महान परिवारों के नए ढांचे का फैसला कर रहे हों। उनका फैसला दबंग था, बिना किसी कारण के, क्योंकि उनकी नज़र में उनका शब्द ही कारण था। उन्हें दूसरों से तर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनकी ताकत ही सबसे बड़ा कारण थी। ये बयान पांचों महान परिवारों के हर किसी के दिल में एक धार की तरह बह गया। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए। प्रताप राठौर, हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा ने ऐसी मुस्कान पहनी जो ये बता रही थी कि ऐसा ही होना चाहिए। मुझे पहले से ही अनुमान था कि भले ही मेरा माथुर परिवार सबसे बड़ी कीमत चुकाए, हम राठौर परिवार के नेतृत्व वाले गुट में फिर से एकीकृत नहीं हो पाएंगे। महेश माथुर ने एक दुखद अभिव्यक्ति दिखाए। बड़े साहब, कृपया, मेरे सूर्यवंशी परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई है। ये वास्तव में वो समय है जब हमें आपके न्याय की आवश्यकता है ताकि हमारे सूर्यवंशी परिवार को एकजुट और समर्थन मिल सके। आप ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारे सूर्यवंशी परिवार का रास्ता काट रहा है, ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। सूर्यवंशी परिवार के लोगों ने शोकपूर्वक विनती की। सूर्यवंशी परिवार कैसे चिंतित न होता, अब उन्हें समर्थन की आवश्यकता थी, लेकिन मदद का हाथ बढ़ाने के बजाय बड़े साहब उन्हें तब मार रहे थे जब वे नीचे थे, जिसने उन्हें बेहद निराश और भयभीत कर दिया। अगर सूर्यवंशी परिवार चला गया तो उनके पास खड़े होने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। उनके पास बड़े साहब की गलतियों को इंगित करने की हिम्मत नहीं थी, केवल विनती करने की, बड़े साहब का ध्यान और दया प्राप्त करने की उम्मीद में। तुम क्या चिल्ला रहे हो? बड़े साहब न्यायप्रिय और निष्पक्ष हैं। तुम्हारे सूर्यवंशी परिवार के व्यवसाय को संभालने से ये समय के साथ अनिवार्य रूप से गिरावट आएगी। अगर ये हमारे प्रबंधन में होता तो सूर्यवंशी परिवार का व्यवसाय फलता फूलता और समृद्ध होता। अगर सूर्यवंशी अभी भी जीवित होते तो वे भी सहमत होते। हम तुम्हें विलुप्त होने के लिए नहीं भेजेंगे, तुम्हें सभी आवश्यक दैनिक जरूरतें प्रदान करेंगे। तुम किस बात से चिंतित हो? प्रताप राठौर और अन्य लोगों ने सूर्यवंशी परिवार के लोगों को डांटा। बड़े साहब दयालु हैं। सूर्यवंशी परिवार के लोगों ने अपना सिर झुका लिया। कोई भी असंतोष केवल उनके दिलों में दबाया जा सकता था, उसे प्रकट करने की हिम्मत नहीं थी। वे देख सकते थे कि सूर्यवंशी परिवार का कोई भविष्य नहीं था और वो नष्ट होने वाला था। स्वायत्तता के बिना ये विनाश से कैसे अलग था? भले ही वे चिंता के बिना मुश्किल से जीवित रह सकें, उन्हें अभी भी दूसरों के चेहरे देखने होंगे, स्वतंत्र रूप से और आराम से जीने की कोई उम्मीद नहीं होगी। काश सूर्यवंशी जीवित होते। यद्यपि हम सूर्यवंशी के परिवार की सारी शक्ति रखने से नाखुश थे, लेकिन हाथ में स्थिति की तुलना में सूर्यवंशी हमारे लिए बहुत अच्छे थे। सूर्यवंशी परिवार के सदस्यों ने गहराई से विलाप किया, जटिलता में बुदबुदाते हुए। दयालुता, मेरा पैर, अगर सूर्यवंशी अभी भी जीवित होते, सूर्यवंशी परिवार की दुर्दशा देखकर वो बिना किसी संदेह के गुस्से से मर जाते। महेश माथुर ने दुख से आह भरी, इस परिणाम को बहुत पहले ही देख लिया था। अगर वीर हार गया तो माथुर परिवार की स्थिति सूर्यवंशी परिवार से भी बदतर होगी। वीर शांत रहा, कार्य करने की जल्दी में नहीं, बल्कि इस बड़े साहब को देख रहा था, जो अपनी आस्म कयामत से अनजान यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। एक आत्मसंतुष्ट नार्सिसिस्ट, वास्तव में दयनीय। वीर ने बड़े साहब का यह मूल्यांकन किया। ये बड़े साहब की शक्ति है, एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर का प्रभुत्व। चारुलता ने धीरे से बुदबुदाया। बड़े साहब की नज़र आखिरकार आन्या सिंघानिया और सान्या सिंघानिया पर पड़ी। एक याद ताज़ा करने वाले भाव के साथ उन्होंने कहा, तुम दोनों छोटी लड़कियों, क्या तुम उस बूढ़े आदमी सिंघानिया की पोतियां हो? बुरा नहीं, वो बूढ़ा सिंघानिया भाग्यशाली है कि उसके पास इतनी उत्कृष्ट पोतियां हैं। सिंघानिया बहनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा।
सच कहूं तो बहनों ने उस रहस्यमयी दादा को शायद ही कभी देखा था। जहां तक बड़े साहब का वास्तव में उनके दादा को जानने का सवाल है, दोनों बहनें कुछ हद तक हैरान थीं लेकिन बहुत ज़्यादा चौंकी नहीं। हालांकि बड़े साहब के शब्दों में तिरस्कार ने उन्हें बहुत नाराज किया। बदतमीज बूढ़े, तुम्हें मेरे दादा को वो बूढ़ा सिंघानिया कहने का क्या अधिकार है? सानिया सिंघानिया ने असंतोष से घूरा। हम जूनियर्स के सामने मेरे दादा पर मौखिक रूप से हमला करने के लिए, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? आन्या सिंघानिया ने डांटा। हाँ, उस बूढ़े साथी के सम्मान में मैं तुम जूनियर्स से बहस नहीं करूंगा। बड़े साहब थोड़े उदार लग रहे थे। उनकी नज़र सिंघानिया बहनों के ऊपर से गुजरी और आखिरकार छाया और अन्य लोगों पर उतरी, सराहना करते हुए, काफ़ी कुछ अच्छी प्रतिभाएं हैं, अगर प्रशिक्षित किया जाए तो निश्चित रूप से कुछ असाधारण बनेंगी। अंत में बड़े साहब की नज़र वीर पर टिकी, उनका चेहरा ठंडा हो गया। उन्होंने कहा, अभी अभी तुमने कहा था कि बाहर आकर मौत का सामना करो, है ना? उन्होंने स्वाभाविक रूप से वीर के शब्द सुने थे और अब वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। लगता है तुम अभी तक भ्रमित नहीं हुए हो और तुम्हारी सुनने की शक्ति खराब नहीं हुई है, वीर ने हल्के से कहा। नौजवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत घुटने टेको और मौत स्वीकार करो, बड़े साहब ने कहा, जानलेवा इरादे से भरे हुए वीर की ओर बढ़ते हुए। एपिसोड 620, एक मौके में दुनिया का फैसला। क्या शानदार बहादुरी है। मैं आ गया हूँ। फिर भी तुम अपनी मौत का सामना करने के लिए खुद को नहीं दिखाओगे? क्या हमें इंतजार करना होगा? वीर के बिल्कुल शांत शब्द नीले आकाश से बिजली की तरह थे, यद्यपि धीरे से बोले गए, सबने उन्हें सुना। ये मेरे जीजू हैं। सानिया सिंघानिया की खूबसूरत आंखों में उत्साह चमक उठा। क्या ये संहारक का तेज है? हालांकि वो आमतौर पर बहुत लोकी, सीधा सादा रहता है, इस क्षण जो आत्मविश्वास और प्रभुत्व वो प्रकट करता है, वो ऐसा है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता। उसका आभामंडल एक बाग की तरह है। ऐसा करिश्मा, आन्या का दिल कांप उठा। वीर से मिलने के लिए आभारी, इसे अपने जीवन का एक बड़ा आशीर्वाद मानती थी। दोनों सिंघानिया बहनों के हाथ कसकर एक दूसरे को पकड़े हुए थे। उनकी खूबसूरत आंखें वीर को प्रताप राठौर के निवास की ओर जाते हुए देख रही थीं। उन्होंने कसम खाई कि इस क्षण उसकी शान न केवल उनकी आत्माओं में अंकित हो गई थी, बल्कि वहां मौजूद अन्य लोगों पर भी प्रभाव डाला। ये मेरे रक्षक हैं, हंसा उत्साह से कांप उठी। ये मालिक हैं। छाया और साशा ने एक दूसरे को देखा, उनके दिलों से गर्व की गहरी भावना उमड़ पड़ी। इस बिंदु पर आन्या और अन्य लोगों के भीतर की लिंगरिंग चिंताएं गायब हो गईं। उनकी जगह गर्म खून वाले गर्व की एक धार ने ले ली। उन्हें कोई चिंता नहीं बची और उन्होंने दृढ़ता से विश्वास किया कि वीर को कोई नुकसान नहीं होगा। ये उसके शब्दों का प्रभाव था। उसने क्या कहा? क्या मैंने गलत सुना? वो कह रहा है कि वो यहाँ प्रताप राठौर के लिए है कि वो बाहर आए और मौत का सामना करे। ये बयान बहुत साहसिक है ना? ये कैसा लगता है? तुम प्रताप राठौर से ज़्यादा प्रसिद्ध लगते हो। कोई मजाक नहीं, ठीक है। प्रताप राठौर एक प्रसिद्ध शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो उत्तर भारत में सर्वोच्च शासन करते हैं, फिर भी तुम्हारे लिए वो एक जूनियर की तरह है। ऐसी हेकड़ी, प्रताप राठौर को बाहर आकर मौत का सामना करने के लिए कहना हास्यास्पद। वो कहता है कि प्रताप राठौर की शान बड़ी है। तुम्हारे बारे में क्या? क्या हम प्रताप राठौर के प्रकट होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं? ये प्रताप राठौर के लिए सम्मान है, लेकिन तुम यहाँ आकर बेशर्मी से शेखी बघारते हो। क्या ये उचित है? तुम ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिरों का अपमान नहीं कर सकते। अपमान का मतलब मौत है। तुम बहुत लापरवाह हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हें चरम पर अभिमानी कहूं या सिर्फ अज्ञानी। चारुलता लड़खड़ा गई, लगभग अपनी आत्मा खो दी और वीर को सदमे में घूरने लगी। अदिति की तरफ भावनाएं उमड़ पड़ी। पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया क्योंकि वे प्रताप राठौर की भयानक प्रतिष्ठा से अवगत थे। उनकी उपस्थिति में इतने बड़े शब्द बोलने की हिम्मत करने से वे वास्तव में अवाक रह गए। ये एक असली मर्द है। ये एक ह्यूमन बॉडी लिमिट माहिर है। वो बहुत लोकी रहा है। अदिति ने निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया, उसका दिल फड़क रहा था। क्या? तुमने क्या कहा? तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रताप राठौर से असम्मानजनक बात करने की? तुम मरने वाले हो, फिर भी असम्मानजनक शब्दों के साथ बेशर्मी से शेखी बघारने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मौत की तलाश में हो? तुम सच में इसकी तलाश में हो? पांचों परिवारों के लोग शांत नहीं रह सके। उनकी नज़र में प्रताप राठौर एक भगवान के समान थे। कोई भी उनका थोड़ा सा भी अपमान करने की हिम्मत करता तो वे पागल हो जाते। अब लगभग सभी उत्तेजित हो गए थे, वीर की ओर कोसते और झपटते हुए उसे फाड़ देना चाहते थे। उन्हें रोको, उन्हें लाइन में रखो। अगर कोई परेशानी पैदा करता है तो उन्हें बाहर निकाल दो या गिरफ्तार कर लो, अदिति ने आदेश जारी किया। जी। अधीनस्थों ने जोर से अनुपालन किया, सदमे से उबरकर और उन्मत्त पांचों परिवारों को जबरन रोक दिया। शांत हो जाओ, कोई तमाशा मत करो। प्रताप राठौर और अन्य लोगों ने बात की, अंत में भीड़ को शांत किया। धत तेरे की, वीर, वो छोटा कमीना निश्चित रूप से किसी दया का पात्र नहीं है।
हमें उसे टुकड़ों में फाड़ देना चाहिए। उसने प्रताप राठौर को छोटा समझने की हिम्मत की। अक्षम्य, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यद्यपि पांचों परिवार बहुत शांत हो गए, उनकी मौखिक गालियां कठोर बनी रहीं। वीर ने छोटी मोटी गालियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनके साथ अज्ञानता से उलझने में कोई समझदारी नहीं देखी। बातें थोड़ी अजीब लग रही हैं। हाँ, वास्तव में अजीब। वीर का व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं लगता जो मौत का सामना कर रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वीर की ताकत दुर्जेय है, यहाँ तक कि प्रताप राठौर से भी नहीं डरता? असंभव, बिल्कुल असंभव। वीर, जो एक नौसिखिया है जिसके बारे में सुना नहीं गया, वो प्रताप राठौर का मुकाबला कैसे कर सकता है? भले ही वीर कुछ क्षमता दिखाए, ज्यादा से ज्यादा वो एक अर्थ माहिर है, कभी भी प्रताप राठौर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो प्रताप राठौर का प्रतिद्वंद्वी होने के योग्य भी नहीं है। प्रताप राठौर, हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा ने इस तरह फुसफुसाया, इसके बावजूद कि वे यह नहीं मानते थे कि वीर प्रताप राठौर को चुनौती दे सकता है, फिर भी उनके दिलों में एक अजीब बेचैनी बढ़ गई। आन्या और अन्य लोगों को बिना किसी चिंता के देखकर और वीर की आत्मविश्वास से भरी आकृति को देखकर उनकी बेचैनी और गहरी हो गई। निष्पक्ष रूप से कहें तो वीर का वर्तमान व्यवहार वास्तव में मर्दाना, कठोर। प्रताप राठौर से इस तरह बात करने की हिम्मत करने वाला है, वो शायद पहला हो सकता है। प्रताप राठौर ने बुदबुदाया। वास्तव में उसका आभामंडल शक्तिशाली है। ये वो है जो हर आदमी अपनी शैली में चाहता है। एक पल के लिए मैंने उसमें सभी को तुच्छ समझने का अहंकार और एक अजेय आत्मविश्वास देखा। हरीश गुप्ता ने जटिलता से कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। एक बार जब प्रताप राठौर कार्रवाई करेगा तो वीर निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। चेतन चोपड़ा ने आत्मविश्वास से कहा। उम्मीद है हम ज्यादा सोच रहे हैं, प्रताप राठौर और हरीश गुप्ता ने गंभीरता से कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा अवास्तविक अनुमान सच हो रहा है? महेश माथुर ने कड़वाहट से कहा। श्रीमान वीर के पास वास्तव में प्रताप राठौर को टक्कर देने के लिए पर्याप्त ताकत है? वीर अपनी तरफ आत्मविश्वास से प्रताप राठौर के निवास की ओर बढ़ा। सभी की निगाहें वीर पर केंद्रित थीं। वे सभी प्रताप राठौर के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ध्यान बढ़ा, जब वीर निवास के दरवाजे से अभी भी कुछ दूरी पर था, तो वो खुला, जिससे प्रताप राठौर की बूढ़ी आकृति का पता चला। बड़े साहब, बड़े साहब, बड़े साहब, उस बच्चे ने असम्मानजनक बात की। आपको छोटा समझने की हिम्मत की। आपको उस आदमी को मारना होगा। ऐसी पुकारें विविध भावनाओं से लदी पांचों परिवारों के मुंह से निकलीं। अपनी उत्तेजना में प्रत्येक ने अत्यंत शिष्टाचार से काम लिया, बड़े साहब की ओर झुककर। बड़े साहब बूढ़े लग रहे थे, फिर भी कोई भी अभ्यासकर्ता उनसे निकलने वाले खतरनाक आभामंडल को महसूस कर सकता था। वो बड़े साहब हैं, सच में असाधारण, चारुलता ने आह भरी। बड़े साहब, अस्तित्व में बेजोड़। वीर, छोटा मोटा, निश्चित रूप से एक हिंसक मौत से नहीं बचेगा। प्रताप राठौर और उनके साथियों ने जटिल भावनाओं के साथ आवाज दी। घुटने टेको और अपनी मौत कबूल करो। राठौर परिवार के बड़े साहब रौब से खड़े थे, उनका दबदबा जबरदस्त था, उनकी आंखें बाज की तरह तेज थीं, जिनसे जानलेवा इरादों से भरी खौफनाक चमक निकल रही थी। जैसे ही उन्होंने बोला, उनका शरीर कदम दर कदम आगे बढ़ने लगा, सीधे वीर की ओर। आसपास खड़े सभी दर्शकों को बड़े साहब से निकलती मौत की एक तीव्र आभा महसूस हुई, जैसे कोई बिजली उनके दिलों पर गिरी हो, जिसने उन्हें हैरान करके सुन्न कर दिया था। मौत कबूल करूं? हाँ, सिर्फ तुम, एक बूढ़े अवशेष जो सड़ने के करीब है, मेरे सामने इतनी बेशर्मी से डींगे हाँकने की हिम्मत कर रहा है। वीर ने तिरस्कार से हंसते हुए उपेक्षा में अपना सिर हिलाया। जब मैंने चुनौती भेजी थी, मैंने पहले ही तुम्हें अपनी गर्दन साफ करके मरने के लिए आने को कहा था। उस वक्त मैंने सोचा था कि अगर तुम डर से मर नहीं गए, तो एक आवारा कुत्ते की तरह बिना कोई निशान छोड़े भाग जाओगे। मेरी चुनौती स्वीकार करने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी। बड़े साहब थोड़ा रुके और फिर गंभीरता से बोले, जिस बात ने मुझे हैरान किया, वो ये थी कि तुमने असल में मेरी चुनौती स्वीकार कर ली, और वो भी इतने घमंड के साथ। मुझे कहना चाहिए कि तुम एक बेखौफ नौसिखिए हो, या फिर तुम हद से ज्यादा अज्ञानी हो। अज्ञानी मूर्ख तुम हो, मैं नहीं। वीर ने मुकाबला करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और शांति से कहा, आज के बाद तुम्हारा वजूद नहीं रहेगा, और मौत ही तुम्हारा एकमात्र अंत होगी। हा, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? हास्यास्पद। बड़े साहब ठहाका मारकर हंसे, मजाक उड़ाते हुए बोले, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि न जी पाना और न मर पाना क्या होता है। तुम्हारी गुस्ताखी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। मैं तुम्हें एहसास कराऊंगा कि मुझ जैसे ह्यूमन बॉडी लिमिट विशेषज्ञ की इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम जैसा छोकरा नजरअंदाज कर सके। एक मुक्के से मैं तुम्हें डर से कंपा दूंगा। यह वार सहो। वीर, जो अब और शब्द बर्बाद करने से थक चुका था, तेजी से आगे बढ़ा, उसका मुक्का हवा को चीरता हुआ दहाड़ा, जिससे आसपास की जगह भी कांपने लगी। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि कोई दफनाने वाला भी नहीं मिलेगा।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की, ये सबसे बड़ा अपमान है। बड़े साहब गुस्से में आग बबूला होकर उन्होंने भी एक मुक्का जड़ दिया। तुरंत दोनों के शरीर चौंके हुए खरगोशों की तरह हिले और एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। कोई दिखावटी जानलेवा चाल नहीं, बस दो मुंह के बाहर की ओर निकले जो हर किसी की आंखों और उनके दिलों में बस गए। बूम! दो मुंह के टकराए जिससे एक विस्फोटक ऊर्जा का क्षेत्र बन गया। धड़ाम! मांस और हड्डी के टकराने की आवाज फैली जो दिल की गहराइयों तक हिला देने वाली थी। फिर वीर ने अपना मुक्का पीछे हटा लिया। वो एक पर्वत की तरह अटल खड़ा रहा। उसके थोड़े बिखरे बालों और हवा से उड़ते कपड़ों के कोनों के अलावा उसका शरीर 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी मुट्ठी को घुमाया, सुन्नपन की सनसनी को दूर करते हुए। थर थर थर! इसके विपरीत बड़े साहब लड़खड़ा गए, सीधे पीछे हटते हुए। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से रुकने की कोशिश की, लेकिन टक्कर से पैदा हुई भयानक जवाबी ताकत ने उन्हें अपमानजनक तरीके से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जमीन पर पड़ा हर कदम धूल उड़ा रहा था और ठोस धरती हल्के से कांप रही थी। लगातार 7 कदम पीछे हटने के बाद बड़े साहब ने बड़ी मुश्किल से खुद को स्थिर किया। इस पल बड़े साहब की आंखें लगभग बाहर निकलने वाली थीं, उनकी एड़ी सुन्न हो गई थी, जैसे टूटने वाली हो। उनकी मुट्ठी में तेज दर्द हो रहा था और वो दर्द फैलकर पूरी बांह में समा गया था। उनकी बांह कांप रही थी, जो असहनीय दर्द के सारे संकेत दे रही थी। सच तो ये था कि सबसे ज्यादा दर्द उनकी बांह में नहीं, बल्कि उनके पूरे दिल में हो रहा था। उनके दिल में ऐंठन हो रही थी, वो इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। मुक्कों की एक टक्कर में वह कैसे पीछे रह सकते थे? एक सम्मानित बड़े साहब एक मामूली लड़के के हाथों इतने कमजोर कैसे पड़ सकते थे? एक ह्यूमन बॉडी लिमिट का माहिर, जिसका उत्तर भारत में नाम था, वह उस शख्स के सामने इतना कमजोर कैसे दिख सकता था जिसे वह तुच्छ समझता था? उनकी अनगिनत अनिच्छा और लाचारी के बावजूद उनके सामने की सच्चाई बहुत कुछ कह रही थी। वीर निश्चित रूप से साधारण नहीं था, निश्चित रूप से भारत की खतरनाक सूची का कोई मजबूत व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह यकीनन एक ह्यूमन बॉडी लिमिट विशेषज्ञ था। बड़े साहब को यह स्पष्ट एहसास हो गया और अब उनके मन में कोई तिरस्कार नहीं था। वह जानते थे कि सामने वाला व्यक्ति आसान नहीं था, कोई उनके जैसा ही शक्तिशाली था, और फिर भी इतना युवा, एक ऐसा मंजर जिसके बारे में सोचकर ही वह कांप गए। पूरी दुनिया में इतनी कम उम्र में कुछ ही लोग ह्यूमन बॉडी लिमिट विशेषज्ञ की शक्ति प्राप्त करते हैं, बड़े साहब ने हैरान होते हुए सोचा। अब वो सिर्फ हैरान नहीं थे, बल्कि उनकी रूह तक कांप गई थी, यहाँ तक कि उन्हें हल्की चिंता और डर भी महसूस हो रहा था। जो जितनी जल्दी ह्यूमन बॉडी लिमिट तक पहुंचता है, वो उतना ही भयानक होता है। अकेले इस पहलू में तुलना करें तो बड़े साहब ने अपनी कमी स्वीकार कर ली। इम्पॉसिबल! मुझे जरूर कुछ गलत दिखा है। हाँ, मुझे गलतफहमी हुई है। उस टक्कर में वो वीर, वो कमीना पीछे हटा था, बड़े साहब नहीं। बड़े साहब की पूरी बांह कांप रही है। इम्पॉसिबल! मेरी आंखों में जरूर कोई खराबी है। पांचों महान परिवारों के लोग हक्के बक्के रह गए थे। ये तो दैत्य है। चारुलता और बाकी लोग भौचक्के थे। वीर की ओर उनकी नजरें बेहद जटिल हो गईं। ये प्रताप राठौर, हरीश गुप्ता और चेतन चोपड़ा ने एक पल के लिए घबराहट में एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ चिल्लाए, इम्पॉसिबल! बिल्कुल इम्पॉसिबल! इसने मुझे निशब्द कर दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे बयां करूं। महेश माथुर अवाक रह गए थे। ये हमारे रक्षक हैं। एक ही मौके में एक ह्यूमन बॉडी लिमिट विशेषज्ञ को लगभग तोड़ दिया। हंसा खुशी से बड़बड़ाए, मास्टर तो मास्टर हैं, वो निकम्मा! बड़े साहब सब बुरी तरह मरेंगे। छाया और साशा हंस पड़ी। आन्या, सान्या और अदिति चौहान को छोड़कर, जो वीर की ताकत से वाकिफ थीं और इसलिए हैरान नहीं थीं, बल्कि उनके चेहरों पर अपेक्षित भाव थे, बाकी सब पूरी तरह से चौंक गए थे। आखिर तुम हो कौन? बड़े साहब ने वीर को घूरते हुए गुस्से से सवाल किया। ये दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन ह्यूमन बॉडी लिमिट विशेषज्ञ बहुत कम है। हर एक जाना माना चेहरा है जिसका बहुत सम्मान है। यहाँ तक कि एक नया उभरता हुआ ह्यूमन बॉडी लिमिट विशेषज्ञ भी जल्द ही सबको पता चल जाता है, लेकिन तुम्हारे बारे में मैंने कभी नहीं सुना। भारत में तुम्हारे जैसा इंसान कब पैदा हुआ? मैं अपना दिमाग दौड़ा रहा हूँ, फिर भी समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या हो सकता है। बड़े साहब उलझन और सदमे से भरे हुए थे। अब उनके पास बहुत सी ऐसी बातें थीं जो वह समझ नहीं पा रहे थे और उनके सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था। तुम मेरी पहचान जानने के लायक नहीं हो, वीर ने शांति से कहा। पहले तो बड़े घमंडी बन रहे थे, अब क्यों दुबक रहे हो? थोड़ा रुकने के बाद उसने लापरवाही से कहा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। भले ही तुम दुबको, तुम फिर भी मरोगे। मुझसे दुश्मनी का मतलब निश्चित मौत है।